क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 277, सेलीन की वापसी। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन। स्तर 25, विकास की प्रतीक्षा में। जीवन 38,678, सुपर जीवन 5। ताकत 48, चपलता 48, संविधान 55, मन 82, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला, उन्नत मौलिक शरीर, तप, सुनहरी त्वचा, इग्नाइट, डैगर कला, रून शिलालेख, मूल्यांकन, बिजली रायजू, शांति, बीस्ट मास्टर, माइनर मेंड, शुद्ध करना। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल, क्लास स्लॉट 0/1। 3-टेल्ड इल्यूजन फॉक्स के खिलाफ एस रैंक गेट अग्निपरीक्षा के दौरान भारी मौत के बाद उनकी जिंदगी धीरे धीरे फिर से जमा हो रही थी। उनकी विशेषताएं भी सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं। हालांकि उन्हें संदेह था, लगभग निश्चित था कि किसी भी और सुधार के लिए किसी अन्य सर्वोच्च प्राणी का सामना करना होगा, कुछ ऐसा जो वह निश्चित रूप से इतनी जल्दी फिर से सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। 3-टेल्ड इल्यूजन फॉक्स के साथ उसकी लड़ाई के दौरान बहुत सारे परिवर्तन पूरी तरह से संरेखित हो गए थे। उनकी तैयारी, उनकी विरासत में मिली उपाधि की आंशिक सक्रियता, लोमड़ी का अति आत्मविश्वास, पर्यावरण, सभी ने उनकी अप्रत्याशित जीत में योगदान दिया था। उन्हें संदेह था कि वह बिना अधिक तैयारी के किसी अन्य सर्वोच्च रैंक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ऐसी सफलता दोहरा सकते हैं। उनकी प्रदर्शित मन विशेषता कुछ हद तक भ्रामक थी। जबकि आधार 82 अंक प्रभावशाली थे, उनके उपकरण बोनस ने उनके प्रभावी मन को 3 अंकों में धकेल दिया। टाइड कॉलर ब्रेसलेट और स्टाफ ऑफ फायर एंड वाटर प्रत्येक ने +10 मन प्रदान किया, जिससे टेनेसिटी के निष्क्रिय बढ़ावा के साथ उसकी कुल जादुई क्षमता 107 हो गई। मून ने फैसला किया, कुछ घंटों के आराम के लिए पृथ्वी पर लौटने का समय है, फिर क्रिम्सन वेस्टलैंड की ओर यात्रा जारी रखें। जब वह फर्स्ट सैंक्चुअरी में लौटे तो बेस के पोर्टल से उनका शरीर गायब हो गया। पृथ्वी साइड पोर्टल से बाहर निकलने के बाद चंद्रमा शहर की सड़कों से होते हुए अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। दस्तक दस्तक। उसने अपने दरवाजे को धीरे धीरे खोलने से पहले खटखटाया, जिससे यारा और संभावित रूप से सेलेन को उसके प्रवेश करने से पहले उचित प्रतिक्रिया करने का समय मिला। अपार्टमेंट का मालिक होने के बावजूद वह वर्तमान में दूसरों के साथ जगह साझा कर रहा था, और लड़की की गोपनीयता का सम्मान करना महत्वपूर्ण था। मैं उसी परिदृश्य में नहीं पड़ना चाहता, जिस स्थिति में मैं उस एसोसिएशन शाखा प्रबंधक इसाबेल के साथ उसके पिछले आवास के पास गिर गया था। अंदर यारा ने तुरंत स्पष्ट खुशी के साथ उसका स्वागत किया। वह अपार्टमेंट में बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। वापस स्वागत है। आपकी यात्रा कैसी रही? क्या सेलीन ने आपसे संपर्क किया या किसी कॉल का उत्तर दिया? मून ने अपार्टमेंट से उसकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए पूछा। यारा ने स्पष्ट चिंता के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे डर नहीं है। मुझे उसके बारे में चिंता होने लगी है, लेकिन यह देखते हुए कि उसका भाई कितना शक्तिशाली प्रतीत होता है, मुझे यकीन है कि वह सुरक्षित है। ठीक उसी क्षण यारा का फोन वहीं से बजने लगा, जहां वह लिविंग रूम की मेज पर बैठा था। दोनों एक साथ ध्वनि की ओर मुड़े। यह उसकी है, यारा ने डिवाइस का उत्तर देने के लिए दौड़ते हुए उत्साह से कहा। चंद्रमा ने सिर हिलाया और लिविंग रूम की ओर चला गया, इतना करीब कि उनकी आवाजें सुन सके। सेलीन, तुम कहाँ थी? हम दोनों तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थे। कॉल के दूसरे छोर पर सेलीन की आंखें यारा के शब्दों पर थोड़ी चौड़ी हो गईं। वे दोनों मेरे बारे में चिंतित थे। चंद्रमा को भी चिंता थी। इस विचार ने उसके सीने में अप्रत्याशित गर्माहट ला दी, हालांकि उसने इस पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की। चुप्पी के लिए खेद है, सेलीन ने उत्तर दिया।
उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वह थकान महसूस कर रही थी। मैं कुछ चीजों को निपटाने में अविश्वसनीय रूप से व्यस्त हूं। मैंने अभी आपकी सभी मिस्ड कॉल देखी हैं और आपको बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। दरअसल मैं अब अपार्टमेंट से केवल कुछ ही मिनटों की दूरी पर हूं। आइए बाद में विस्तार से बात करेंगे। यह अद्भुत है। हम यहीं इंतजार करेंगे। सेलीन को दोबारा देखने के लिए उत्साहित होकर यारा ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। वह अकेली अकेली महसूस कर रही थी। उसके जन्म के बाद से उसे इतने लंबे समय तक कभी भी अकेला नहीं छोड़ा गया था। उसके आसपास हमेशा कोई न कोई रहता था, चाहे वह उसके दोस्त हों या परिवार वाले। वह कबीले की युवती थी और उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा घर में अकेले रहने के कारण उसे हर तरह की भावनाएं महसूस हुईं। अपने पिछले जीवन को याद करना, इससे पहले कि विधर्मियों ने उसके परिवार और दोस्तों को मार डाला था। अनुपस्थित रहने के दौरान कई बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, लेकिन उसने उसे न तो उसे दिखाया और न ही सेलीन को दिखाया। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे मजबूत होने की आवश्यकता थी। इतना मजबूत कि अब दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और गर्व से सिर उठाकर लुनारिस लौटना, उसका लक्ष्य पूरा हो गया। सेलीन की आवाज सुनकर मून को राहत महसूस हुई। उसके भाई को जिस भी व्यवसाय के लिए उसकी आवश्यकता थी, ऐसा लग रहा था कि वह सफलतापूर्वक हल हो गया है। जल्द ही वे सभी फिर से एकजुट हो जाएंगे और चंद्रमा उनके लिए बचाए गए सर्वोच्च प्राणी के मांस में से कुछ को साझा कर सकता है। सौभाग्य से पका हुआ मांस खाने से लोमड़ी की वास्तविक रैंक के बारे में कोई सिस्टम सूचना नहीं मिलेगी, केवल विशेषता बोनस। हालांकि मून ने दोनों महिलाओं पर भरोसा किया, लेकिन वह अपनी खोजों के पूरे दायरे का खुलासा करने में झिझक रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें सेलीन के विवेक पर संदेह था, लेकिन अब तस्वीर में उसके शक्तिशाली भाई के साथ हमेशा यह संभावना थी कि वह उस जानकारी को अलारिक के साथ साझा कर सकती थी। और मून के पास यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था कि उस क्षमता का कोई व्यक्ति सर्वोच्च प्राणियों या सुपर लाइव्स के बारे में जानने पर कैसी प्रतिक्रिया दे सकता है। ज्ञान इतना खतरनाक और मूल्यवान था कि उसे लापरवाही से साझा नहीं किया जा सकता था। अभी के लिए वह मांस की वास्तविक उत्पत्ति और महत्व को अपने तक रखते हुए उन्हें मांस के लाभों की पेशकश करेगा। अपने वचन के अनुसार सेलीन कुछ ही मिनटों में आ गई। उसकी दस्तक की आवाज पूरे अपार्टमेंट में गूंज रही थी। यारा व्यावहारिक रूप से तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। क्लिक करें। दरवाजा खुला। सेलीन एक सुंदर पोशाक में दिखी, कुछ ऐसा जिसे मून ने पहले सेलीन को पहने हुए नहीं देखा था। उसने एक लंबा भूरे रंग का ट्रेंच कोट पहना था जो उसके घुटनों के नीचे तक खूबसूरती से गिर रहा था, जो उसके चलते समय स्वाभाविक रूप से बहते हुए उसकी आकृति के करीब फिट हो रहा था। नीचे उसने साधारण साफ सुथरे कपड़े चुने जो बाहरी परत से पूरी तरह मेल खाते हों। उसके सिर पर एक बेज रंग की पनामा टोपी थी, जिसका सपाट किनारा उसके नाजुक चेहरे को पूरी तरह से ढक रहा था और उसकी सुंदरता में रहस्यमय आकर्षण जोड़ रहा था। सेलीन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, यारा ने उत्साहपूर्वक गले लगाते हुए तुरंत अपनी दोनों बाहें अपने दोस्त के चारों ओर फेंकते हुए कहा। सेलीन ने यारा के आलिंगन का गर्मजोशी से जवाब दिया। जब उसने यारा को करीब से पकड़ा तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। वह स्पष्ट रूप से अपने दोस्त की प्रसन्न उपस्थिति को याद कर रही थी। अध्याय 278 सेलीन की वापसी 2। मून लिविंग रूम में अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। चंद्रमा ने उनके पुनर्मिलन को एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसने उनकी ओर बढ़ते समय उसके किसी भी आंतरिक विचार को प्रकट नहीं किया। उसकी इंद्रियां कम से कम कहने के लिए झुनझुनी कर रही थीं। वह कुछ ऐसा उठा रहा था जिससे वह सेलीन को बिल्कुल नई नजर से देख रहा था। वह इतनी मजबूत कैसे हो गई? वह वास्तव में अब मुझसे अधिक शक्तिशाली है। महत्वपूर्ण रूप से अधिक शक्तिशाली। उसकी आभा घात लगाकर बैठे शिकारी की तरह छिपी हुई है। इस विचार के बाद लगभग तुरंत ही दूसरा विचार आया। उसकी आंखों में समझ चमकने लगी। उसने प्रथम श्रेणी में उन्नति पूरी की। वह अब एक इवोल्वर है।
सेलीन की संपूर्ण उपस्थिति ने उस शक्ति और आभा को प्रसारित किया जो संभवतः जागृति से नहीं आ सकती थी, जिसने अगले स्तर पर उसके सफल विकास को चिह्नित किया। लेकिन टाइमिंग पर सवाल खड़े हो गए। वह अचानक इतनी आगे क्यों बढ़ गई थी? उसके भाई के व्यवसाय में ऐसा क्या शामिल था जिसके लिए उसके तत्काल विकास की आवश्यकता थी? मून ने अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखा, लेकिन उनका दिमाग पहले से ही उनकी शक्ति की गतिशीलता में इस नाटकीय परिवर्तन के परिणामों की गणना कर रहा था। सेलीन उनकी तिकड़ी की सबसे मजबूत सदस्य बन गई थी। अरे, आपने अपना विकास पूरा कर लिया। सेलीन ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। ममहम, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मुझे इसमें मजबूर होना पड़ा, उसने आह भरी। यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि प्रगति की योजना नहीं बनाई गई थी। चंद्रमा ने समझकर सिर हिलाया। ऐसा अक्सर लोगों को एहसास होने से भी अधिक होता है। आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि आपको किस तरह की स्थितियों में डाल दिया जाएगा। खैर, मुझे खुशी है कि अंत में सब कुछ ठीक हो गया। सेलीन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, यह काम कर गया। वह विवरणों पर चर्चा नहीं करना चाहती। मून ने विस्तार से बताने में उसकी स्पष्ट अनिच्छा का सम्मान करते हुए आंतरिक रूप से नोट किया। उसके भाई का जो भी व्यवसाय शामिल है वह स्पष्ट रूप से संवेदनशील है। उसने अपार्टमेंट के इंटीरियर की ओर स्वागत करते हुए इशारा किया। ठीक है, अंदर आओ। तुम दरवाजे पर खड़े रहने की योजना नहीं बना रहे हो, है ना? चंद्रमा गर्मजोशी से मुस्कुराया। जैसे ही वे अंदर चले गए और लिविंग रूम में बस गए, चंद्रमा ने एक त्वरित मानसिक निर्णय लिया। सेलीन के एवोल्वर स्थिति में विकसित होने के साथ वह फिलहाल यारा को सर्वोच्च प्राणी का मांस देने में देरी करेगा। वह निश्चित नहीं था कि इवॉल्वर की इंद्रियां लोमड़ी के अवशेषों के बारे में कुछ असामान्य चीज का पता लगा सकती हैं या नहीं। सावधानी के पक्ष में रहना बेहतर है। 11:50। सावधानी के पक्ष में रहना बेहतर है। एक बार जब वे सभी सोफे पर आराम से बैठ गए तो दोनों महिलाओं ने चंद्रमा से एस रैंक गेट के अंदर हुई हर चीज के बारे में विस्तृत प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। मून ने अपेक्षाकृत आगे बढ़ने का फैसला किया। वैसे भी उन्होंने पहले ही इस जानकारी का अधिकांश हिस्सा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ साझा कर दिया था। उन्होंने शुरू से अंत तक पूरा अनुभव सुनाया, जिसमें रहस्यमयी गोलियां, 10 अलग अलग द्वार, 3 साथियों की मौत, अंतिम क्रिम्सन पोर्टल और सभी जीवित बचे लोगों को अंतिम रूप से निकालना शामिल था। हालांकि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को सावधानीपूर्वक छोड़ दिया। मिराज का उनका उपयोग, उनकी ऋण तैयारी और विशेष रूप से सर्वोच्च रैंक लोमड़ी या उनकी क्षमताओं से संबंधित कुछ भी। अविश्वसनीय। जब उसने बात खत्म की तो यारा ने सांस ली। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। सोचने के लिए कि यह इतना खतरनाक था। लूनारिस शीर्ष शिकारियों की क्षमता वाले 10 जानवर सभी एक ही गेट में केंद्रित थे। यह वास्तव में कठिन रहा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया, चंद्रमा। उसने प्रशंसा से भरी चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। चंद्रमा उसकी ताकत और क्षमता का व्यक्तिगत आदर्श बना रहा, जिससे वह बराबरी करना चाहती थी, भले ही ऐसा लक्ष्य एक कोरे सपने के अलावा और कुछ नहीं लगता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को बचाया जा सकता था, उन्हें बचा लिया गया। और अब हम इस बारे में अधिक जानते हैं कि इन उच्चस्तरीय द्वारों में वास्तव में क्या है। यह ज्ञान भविष्य की टीमों को बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा। सेलीन ने शांति से उसका वृत्तांत सुना, न ज्यादा कुछ बोला और न ही ज्यादा कुछ पूछा। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि मून के अनुभव में कुछ परतें थीं जिन्हें वह साझा नहीं कर रहा था। हालांकि उसकी कहानी प्रकृति में लगभग अपूर्ण थी, लेकिन मून को जानने के बाद उसे यकीन था कि कुछ चीजें थीं जो वह छिपा रहा था। इसके बावजूद उसने न तो पूछताछ की और न ही बताया कि वह जानती है, बस मुस्कुराती रही और वह घटना के बारे में बताता रहा, जो बिल्कुल उचित था। हर किसी के पास रहस्य थे, खासकर चंद्रमा जैसे किसी के पास। थोड़ी देर आराम करने के बाद चंद्रमा ने फैसला किया कि अभयारण्य में लौटने का समय आ गया है। सेलीन की ताकत में वृद्धि को देखकर जितनी जल्दी हो सके अपने स्वयं के विकास को पूरा करने का उसका दृढ़ संकल्प प्रबल हो गया। इसके अलावा
यह जानते हुए कि किसी अन्य सर्वोच्च प्राणी को मारना कितना कठिन होगा, चंद्रमा ने ताकत हासिल करना जारी रखने का दृढ़ संकल्प किया। जैसे ही मून अपने उपकरण इकट्ठा करने और जाने के लिए तैयार हुआ, यारा की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह दरवाजे की ओर बढ़ पाता, उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। इंतजार। मून उसकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ऐसी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ओह, आपको इस तरह पकड़ने के लिए खेद है, यारा ने अपनी आवेगपूर्ण कार्रवाई से स्पष्ट रूप से शर्मिंदा होते हुए कहा। मैं बस व्याकुल हो रहा था, लेकिन याद है हमने पहले क्या चर्चा की थी? स्वामित्व की स्थिति के बारे में। ठीक है, मून ने समझ के साथ सिर हिलाया, फिर माफी मांगते हुए सेलीन की ओर मुड़ा। मुझे इसका उल्लेख पहले करना चाहिए था। सेलीन ने स्पष्ट भ्रम के साथ उनके बीच देखा। स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस ओर इशारा कर रहे थे। सेलीन, क्या यारा के लिए सहअभिभावक या द्वितीयक मालिक के रूप में मेरा नाम जोड़ना संभव होगा? इस तरह, जब आप महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त होते हैं, तब भी मैं उसे प्रशिक्षण और उन्नति के लिए अभयारण्यों में ले जा सकता हूं। अभी कानून प्रतिबंधों का मतलब है कि जब भी आप अनुपलब्ध हों तो उसे पृथ्वी पर रहना होगा। सेलीन की आंखें अपराध बोध से फैल गईं। वह गहरी क्षमा प्रार्थी अभिव्यक्ति के साथ यारा की ओर मुड़ी। अरे नहीं, मुझे बहुत खेद है। मैं उन प्रशासनिक प्रतिबंधों के बारे में पूरी तरह से भूल गया जब मुझे अचानक छोड़ना पड़ा। निश्चित रूप से हमें आपके दस्तावेज में मून का नाम जोड़ना चाहिए। आइए अभी इसे संभाल लें। यारा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वह नहीं चाहती थी कि सेलीन को स्थिति के बारे में बुरा लगे। यह बिल्कुल ठीक है। आपके पास निपटने के लिए महत्वपूर्ण चीजें थीं। मैं समझता हूं कि ये चीजें होती रहती हैं। जानवरों और स्वामित्व को संभालने वाले नौकरशाही विभाग के अंदर दोनों ने आवश्यक कागजी कार्रवाई को पूरा करना शुरू कर दिया। एक बार जब उनका काम पूरा हो गया, तो तीनों अपने नए दस्तावेजों के साथ इमारत से बाहर निकले। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह सब अब पूरा हो गया है, सेलीन ने संतुष्टि के साथ घोषणा की, आधिकारिक प्रपत्रों को पकड़कर धीरे से उन्हें हवा में लहराते हुए। यारा, अब आप जब भी चाहें चंद्रमा के साथ फर्स्ट सैंक्चुअरी में जा सकते हैं। यारा ने खुशी से सिर हिलाया। उसकी मुद्रा में राहत साफ झलक रही थी। वह अभी भी यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि पृथ्वी पर ऐसे विदेशी वातावरण में फंसने के कारण वह कितना अकेला और अलग थलग महसूस कर रही थी। भले ही मून का अपार्टमेंट बहुत अधिक आरामदायक था, भले ही वह हमेशा चंद्रमा के साथ सीधे नहीं लड़ सकती थी, कम से कम अब वह अभयारण्य में प्रवेश कर सकती है, अकेले राक्षसों से लड़ सकती है और उन दोनों की प्रतीक्षा करते हुए स्थिर रहने के बजाय मजबूत होती जा सकती है। अपनी खुद की उन्नति के लिए प्रयास करने की आजादी का मतलब उसके लिए सब कुछ है। उसने ताकत की तलाश में अपनी दुनिया का आराम छोड़ दिया है, ताकत जो उसे उन लोगों की रक्षा करने की अनुमति देगी जिनसे वह प्यार करती है। आप दोनों को धन्यवाद, यारा ने ईमानदारी से कहा। इसका मतलब है कि मैं असहाय होकर इंतजार करने के बजाय वास्तव में योगदान और सुधार कर सकता हूं। चंद्रमा उसके उत्साह पर मुस्कुराया। बस हमसे वादा करें कि आप सावधान रहेंगे। अभयारण्य उन लोगों के लिए अक्षमय है जो अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व देते हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, आपको हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए। मैं वादा करता हूं, मैं इसके बारे में होशियार रहूंगा। प्रशासनिक मुद्दे सुलझ जाने के बाद मून को अपने लक्ष्य हासिल करने में काफी बेहतर महसूस हुआ, यह जानते हुए कि यारा को अब अपनी गति से आगे बढ़ने की आजादी है। अब उन सभी के लिए आगे का रास्ता साफ हो गया था। अध्याय 279 कोरिन द बेस लॉर्ड, कॉपी करने के लिए नई कक्षा। मून यारा के साथ अभयारण्य में लौट आया, हालांकि वे एक साथ नहीं थे। यारा रॉकेटर बेस पर थी जहां वह अपने प्रशिक्षण और उन्नति के लिए रहेगी, जबकि मून एक अलग बेस पर था। हालांकि वे अब साथ नहीं थे, मून को यारा की सुरक्षा के बारे में विश्वास था। बेस के सभी लोग जानते थे कि वह उसके समूह का हिस्सा थी, जिसका मतलब था कि वे उसके संरक्षण में किसी को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे।
जहां तक स्थानीय जानवरों के खतरों का सवाल है, उसकी नई उपकरण खरीद ने उसकी क्षमताओं को इतना बढ़ा दिया था कि वह सबसे मजबूत ए रैंक प्राणियों को प्रभावी ढंग से संभाल सकती थी। एस रैंक जानवर उसकी वर्तमान क्षमताओं से परे रहे, लेकिन यह पूरी तरह से समझ में आने योग्य था क्योंकि उसने अभी तक अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था। वह उचित गति से निरंतर प्रगति कर रही थी। जैसे ही मून इस नए बेस में पोर्टल से बाहर निकला, तुरंत एक प्रभावशाली व्यक्ति के नेतृत्व में गार्डों के एक समूह ने उससे संपर्क किया। वह आदमी भारी भरकम था, आसानी से उन सबसे बड़े इंसानों में से एक था जिसका मून ने सामना किया था। उसकी बसकट और उभरी हुई मांसपेशियां उसकी शर्ट पर तनी हुई थीं। यद्यपि चंद्रमा को लंबा माना जाता था, वह केवल इस विशाल के चौड़े कंधों तक ही पहुंच पाया। फिर भी नाटकीय शारीरिक असमानता के बावजूद चंद्रमा को संबोधित करते समय उस बड़े व्यक्ति का व्यवहार सम्मानजनक से अधिक था। क्षमा करें श्रीमान, क्या आप चंद्रमा के नाम से जाने जाते हैं? उन्होंने औपचारिक शिष्टाचार के साथ पूछा। उनकी गहरी आवाज सम्मान से भरी थी। शक्ति की सच्ची समझ रखने वालों ने माना कि वास्तविक क्षमता की तुलना में भौतिक आकार का कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा की आभा ही यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि उनके बीच वास्तविक लाभ किसके पास है। मून तुरंत बता सकता था कि वह आदमी जानता था कि वह मून है, लेकिन वह केवल शिष्टाचारवश पूछ रहा था। मैं हूं, चंद्रमा ने सरलता से उत्तर दिया। सर, मैं लेफ्टिनेंट हैरिस हूं। बेस लॉर्ड ने आपके आगमन के बारे में सुना है और यदि आप जलपान के लिए उनके साथ शामिल होने के उनके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे तो वे बहुत सम्मानित महसूस करेंगे। वह आपके प्रतिष्ठित व्यक्ति का उचित स्वागत करना चाहते हैं। मून ने अपने वर्तमान उद्देश्यों और समयरेखा पर विचार करते हुए अपनी स्थिति पर एक त्वरित मानसिक नजर डाली। अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले उसके पास कुछ दिनों का समय शेष था और साधारण खुशियों से परे इस मुलाकात में संभावित मूल्य था। मैं निमंत्रण स्वीकार करूंगा, मून ने फैसला किया। हालांकि उन्हें इस आधार स्वामी के साथ सामाजिक संबंध बनाने में विशेष रुचि नहीं थी। यह सुविधा औसत आकार की थी, जिसका अर्थ है कि इसका नेता संभवतः विशिष्ट जागृति क्षमताओं से थोड़ा ऊपर था। फिर भी एक विशिष्ट लाभ था जिसे चंद्रमा संभावित रूप से बैठक से प्राप्त कर सकता था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। वह अपनी यात्रा के दौरान एक नई कक्षा सीखना चाहता था और सबसे प्रभावी तरीका यादृच्छिक लोगों के बजाय शक्तिशाली व्यक्तियों से कक्षाओं की नकल करना था। चुनौती थी चयन। मून अपने क्लास स्लॉट को साधारण जागृतिकर्ताओं की कमजोर क्षमताओं पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। काश मेरा मूल्यांकन कौशल मनुष्यों के साथ साथ वस्तुओं पर भी काम करता, मून ने दया से सोचा। अगर यह लोगों की कक्षाओं और कौशल सेटों को प्रकट कर सकता है, तो मैं इस बारे में सूचित निर्णय ले सकता हूं कि कौन सी क्षमताएं नकल करने लायक हैं। यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होगा। उनके वर्तमान कक्षा कौशल ने उन्हें प्रतिलिपि बनाने के बाद ही कक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की, जो तब प्रभावी नहीं थी जब आपके पास उस व्यक्ति के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी जिसे आप कॉपी कर रहे थे। जैसा कि स्थिति थी, उसे यह निर्धारित करने के लिए अवलोकन और बातचीत पर निर्भर रहना होगा कि क्या इस आधार स्वामी के पास प्राप्त करने लायक कुछ है। लेकिन वह भी जंगल में मिले अज्ञात जागृत लोगों की यादृच्छिक क्षमताओं की नकल करने से बेहतर था। रास्ता दिखाओ, लेफ्टिनेंट, मून ने बेस के अंदर भारी आदमी का पीछा करते हुए कहा। अप्रत्याशित रूप से बेस लॉर्ड ने सुविधा के बीच में उनसे मुलाकात की, एक ऐसा सम्मान जो उन्होंने किसी भी पिछले आगंतुक को नहीं दिया था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक आधार स्वामी का भौतिक शरीर था। वह आदमी वास्तव में लेफ्टिनेंट हैरिस से भी बड़ा था, जिसके बारे में मून ने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी उसे देख पाएगा। बेस लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से चंद्रमा से संपर्क करने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि चंद्रमा को उनके पास तक ले जाने को ऐसी असाधारण प्रतिष्ठा वाले किसी व्यक्ति के प्रति अपमानजनक व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। बेस लॉर्ड के प्रशासनिक भवन के अंदर वे एक प्रभावशाली भोज कक्ष में दाखिल हुए, जहां एक विशाल लकड़ी की मेज भोजन और पेय के बड़े पैमाने पर सामान से लदी हुई थी, स्पष्ट रूप से इस बैठक के लिए विशेष रूप से तैयार की गई थी। कमरे में केवल बेस के सबसे विशिष्ट कर्मी थे।
चंद्रमा और बेस लॉर्ड सहित कुल 6 लोग, अन्य 4 बेस के लेफ्टिनेंट थे। रैंक और विश्वास दोनों में बेस लॉर्ड के सबसे करीबी व्यक्ति। सर मून, हमारे पूरे समुदाय की ओर से मैं आपकी हाल की उपलब्धियों के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूं। आपने जो हासिल किया है उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, कोरिन नाम के आधार स्वामी ने कहा। अन्य लेफ्टिनेंटों ने चंद्रमा की अभूतपूर्व सफलता के लिए समान प्रशंसा व्यक्त करते हुए सहमति व्यक्त की। चंद्रमा ने उनके शब्दों को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए स्वीकार किया, उन्हें झूठी विनम्रता के बिना लेकिन अहंकार के बिना भी स्वीकार किया। हालांकि इन शब्दों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब उसने इसे बहुत ज्यादा सुन लिया था। उन्होंने कुछ भोजन का नमूना लिया जो काफी अच्छा था, लेकिन केवल कुछ ही खाने के बाद उन्होंने अपने बर्तन रख दिए। मून ने सीधे तौर पर कहा, आतिथ्य के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं किसी का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मुझे बताओ बेस लॉर्ड, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कोरिन की मुस्कुराहट थोड़ी कठोर हो गई। स्पष्ट रूप से यह एहसास हुआ कि चंद्रमा ने खुशियों के माध्यम से यह पहचान लिया था कि यह एक साधारण सामाजिक बैठक से कहीं अधिक था। जैसी कि उम्मीद थी, आप बहुत समझदार हैं, कोरिन ने दोहखी हंसी के साथ स्वीकार किया। मुझे वास्तव में अनुरोध करना है और स्वाभाविक रूप से हम आपकी मूल्यवान सहायता के लिए आपको उचित मुआवजा देंगे। वह आगे की ओर झुक गया, उसकी अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। हमारे क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में शक्तिशाली ए-रैंक जानवरों का एक घोंसला है जो हमारे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कर रहा है। हमने उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संघर्ष किया है और उनकी उपस्थिति हमारे आधार को समृद्ध और विस्तारित करना बेहद मुश्किल बना रही है। कोरिन ने दीवार पर लगे एक नक्शे की ओर इशारा किया। यदि आप इस खतरे को दूर करने में हमारी मदद कर सकते हैं तो हम आपको $1 मिलियन का भुगतान करेंगे। इसके अलावा आप घोंसले से बरामद लूट का 2/3 हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए हमारे लेफ्टिनेंट भी आपके साथ रह सकते हैं। चंद्रमा बहुत देर तक चुप रहा, उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। अध्याय 280 कोरिन क्लास द नेस्ट। कमरे में बाकी सभी लोग शांत हो गए, यह मानते हुए कि चंद्रमा इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वह एक साथ इतने सारे खतरनाक प्राणियों को संभाल सकता है। वास्तव में मून मानसिक रूप से क्रिम्सन वेस्टलैंड की ओर अपने नियोजित मार्ग के सापेक्ष स्थान की समीक्षा कर रहा था। वैसे भी यह सीधे मेरे रास्ते पर है। मैं घोंसला साफ कर सकता हूं और बिना किसी चक्कर के यात्रा जारी रख सकता हूं। यह मूलतः मुफ्त पैसा है। ठीक है, मैं यह करूंगा, लेकिन मेरे साथ किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे स्वयं साफ कर दूंगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि बेस से मेरे प्रस्थान के 2 घंटों के भीतर खतरा समाप्त हो जाएगा। मैं सुविधाजनक संग्रह के लिए लूट का आपका तीसरा हिस्सा घोंसले में ही छोड़ दूंगा। हालांकि उन्होंने उन्हें 2 घंटे की अवधि दी थी, लेकिन मून ने अनुमान लगाया कि जटिलताएं होने पर भी घोंसले में उन्हें 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने अपनी शक्ति को अस्पष्ट और भविष्यवाणी करना कठिन बनाने के लिए 2 घंटे का समय चुना था। मेज के चारों ओर हर चेहरे पर राहत दिख रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि चंद्रमा न केवल अकेले बल्कि कुछ ही घंटों में इसे साफ कर देगा। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बेस लॉर्ड ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उसका चेहरा काफी चमक रहा था। क्या आपको इन प्राणियों के बारे में कुछ जानने की जरूरत है? वे वास्तव में किस प्रकार के जानवर हैं? चंद्रमा ने पूछा। काली चींटियां, प्रत्येक की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। उनके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कवच होते हैं जो ए-रैंक के नीचे के अधिकांश हथियारों को विक्षेपित कर सकते हैं और वे मालवाहक ट्रकों की तरह हमला करते हैं। यहां तक कि हमारे सबसे मजबूत लड़ाकू विमान भी अपनी शारीरिक शक्ति के साथ संघर्ष करते हैं। चंद्रमा ने अवसर देखा और उसका लाभ उठाया। क्या आप दिखा सकते हैं कि उनके हमले आम तौर पर कितने मजबूत होते हैं? मैं समझना चाहूंगा कि मैं क्या सामना कर रहा हूं। बेस लॉर्ड ने तत्परता से सिर हिलाया। निश्चित रूप से, मेरी खुद की आक्रमण शक्ति आमतौर पर इन चींटियों की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक मजबूत है,
कुछ आउटलेयर जो मेरी आक्रमण शक्ति के समान हैं, इसलिए इससे आपको एक अच्छा संदर्भ बिंदु मिलना चाहिए। चंद्रमा ने आधार स्वामी की ओर समझदार निगाहों से देखते हुए सिर हिलाया। बेस लॉर्ड ने अपने कौशल को सक्रिय किया। उसके विशाल शरीर से मैना उत्सर्जित हो रही थी। ठीक उसी क्षण मून ने बेस लॉर्ड के संपूर्ण कौशल सेट और कक्षा को अवशोषित करते हुए अपनी कक्षा की नकल करने की क्षमता को सक्रिय कर दिया। चंद्रमा ने जो कुछ हासिल किया था उसका विश्लेषण करते समय उसकी आंखों में सूचनाएं भर गईं। ओह, यह वास्तव में काफी दिलचस्प कक्षा है। प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन मून को पहले ही वही हासिल हो चुका था जिसकी उसे इस मुठभेड़ से उम्मीद थी। प्रयोग करने के लिए एक नया शक्तिशाली वर्ग, साथ ही एक लाभदायक अनुबंध जो उसकी यात्रा योजनाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। चींटियों के घोंसले की ओर जाते हुए चंद्रमा अपनी नई कक्षा को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अच्छे संभावित अनुप्रयोगों के साथ यह काफी उपयोगी था। क्लास स्लॉट 1/1। कक्षा गोलेम। कौशल स्टोन क्लैप, भारीपन अवधि 24 घंटे। स्टोन क्लैस्प रैंक असामान्य, प्रवीणता 0%। विवरण: आपके हाथों को कुचलने की ताकत मिलती है, जिससे आप हथियारों, दुश्मनों या वस्तुओं को बड़ी ताकत से मजबूती से पकड़ सकते हैं। भारीपन रैंक असामान्य, प्रवीणता 0%। विवरण: आपके पास अपने शरीर के बारे में बहुत अच्छी समझ है, इसे एक जीवित हथियार में बदलना। आप आसानी और कुशलता से हमलों के पीछे अपना भार डालने में सक्षम हैं। आप अपने शरीर का वजन 10% तक बढ़ा सकते हैं। वे वास्तव में उपयोगी हैं। वे मेरी कुछ कमजोरियों को कवर करते हैं और उन्हें समझने के बाद मैं उन्हें दुर्लभ श्रेणी में भी विकसित कर सकता हूं। चंद्रमा की मुस्कान चौड़ी हो गई। उनकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उन्हें अब इस बात की चिंता नहीं थी कि क्या उनके पास अपने कौशल में से एक को लीजेंडरी रैंक तक विकसित करने के लिए पर्याप्त जीवन होगा। मून ने मिराज के साथ अपने गंतव्य की ओर यात्रा जारी रखी। सवार और माउंट दोनों विभिन्न इलाकों में डार्टिंग करते रहे। जब वे बताए गए घोंसले के स्थान के कुछ किलोमीटर के भीतर आ गए तो चंद्रमा को अपने पहले शिकार का सामना करना पड़ा। एक अकेली काली चींटी अपने सिर पर एक विशाल शव लिए हुए, जो प्राणी के आकार से लगभग दोगुना था, परिदृश्य में घूम रही थी। किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी नई क्षमताओं का परीक्षण करने और उनमें सुधार करने का यह बिल्कुल सही समय था। चंद्रमा ने मिराज की पीठ से छलांग लगाई और विस्फोटक बल के साथ सीधे चींटी के ऊपर जा गिरा। जैसे ही उसने संपर्क किया, तुरंत भारीपन सक्रिय हो गया। यात्रा के दौरान उनके संक्षिप्त अभ्यास के दौरान कौशल की दक्षता पहले ही 20% तक पहुंच गई थी और उनके वर्तमान शारीरिक वजन में वृद्धि 30% तक पहुंच गई थी। एक अच्छा सुधार जिसने उनके हमलों में कुछ प्रभाव बल जोड़ा। बम। चंद्रमा के हमले से चींटी लड़खड़ा गई, लेकिन वह तुरंत नहीं गिरी। इसकी शक्तिशाली बाह्य कंकाल और मांसपेशियों की संरचना जबरदस्त भार को संभालने के लिए डिजाइन की गई थी। जिस शव को वह ले जा रहा था वह धड़ाम से किनारे गिर गया। दोनों ने इसे नजरअंदाज कर एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित किया। चंद्रमा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि चींटी का एंटीना सूक्ष्म रूप से कंपन कर रहा था। इसकी अभिव्यक्ति मानव से सावधान थी। चंद्रमा ने उसकी ओर चार्ज किया और दूरी को दिल की धड़कन के भीतर बंद कर दिया। अपने चेहरे के सामने प्रकट हुए चंद्रमा को देखते हुए चींटी ने अपनी उस्तरा जैसी भुजाओं से उस पर वार किया, उसे उखाड़ने का प्रयास किया, जिससे उसकी अंतड़ियां फर्श पर गिर गईं। मून ने बड़ी शालीनता से हमले को टाल दिया, फिर एक पैर से हमले को अंजाम दिया, जो प्रतीत होता था, लेकिन यह जितना दिखाई दे रहा था उससे कहीं अधिक घातक था। स्टोन क्लैस्प को सक्रिय करते हुए उसने प्राणी के खंडित अंगों में से एक के चारों ओर दोनों हाथ जकड़ लिए। उसकी पकड़ की ताकत तुरंत बढ़ गई। दरार। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। कुचले जाने वाले दबाव के कारण उसका पैर साफ तौर पर आधा टूट गया। उसकी भारी चोट से काला तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा और चींटी ने दर्द की तेज आवाज निकाली। इसकी आंखें घृणा से जल उठीं। प्राणी ने खून बहने से रोकने की कोशिश करते हुए चंद्रमा को फेंकने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रमा ने अपनी पकड़ बनाए रखी और अंतिम चाल के लिए अपनी जगह बदल ली। उसने चींटी के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाया, पहले उसकी पीठ पकड़ी, फिर दोनों हाथों के बीच चींटी का सिर पकड़ लिया।
कुरकुराहट। वह कंकाल उसकी कुचलने वाली ताकत का शिकार हो गया और चींटी तुरंत लंगड़ा हो गई। उसके शरीर से तुरंत जान निकल गई। आपने लेवल 25 ए रैंक ब्लैक एंट को मार डाला है। आपने 20 जीवन जीते हैं। चंद्रमा ने अपने घटते जीवन को देखकर आह भरी। उसने जितनी अधिक हत्याएं की, कौशल प्राप्त किया, जितनी अधिक उसकी ताकत विकसित हुई, उसके जीवन का लाभ उतना ही कम हो गया। चंद्रमा ने दोनों लाशों को अपनी स्थानिक रिंग में संग्रहित किया और मिराज पर चढ़कर अपनी यात्रा जारी रखी। वे अपेक्षा से कमजोर हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। यदि यह घोंसले के सामान्य खतरे के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, तो पूरी आबादी को साफ करने में 10 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए, भले ही मैं उनके खिलाफ अपने नए कौशल का अभ्यास कर रहा हूं। बेस लॉर्ड की समस्या का शीघ्र समाधान हो जाएगा और चंद्रमा न्यूनतम विलंब के साथ अपने वास्तविक गंतव्य की ओर बढ़ सकता है। अध्याय 281 घोंसला साफ करना 1। आखिरकार घोड़ा और सवार उस स्थान पर पहुंचे जो निश्चित रूप से काली चींटियों का कथित घोंसला था, जो बेस की प्रगति को बाधित कर रहा था। पास की पहाड़ी पर अपने सुविधाजनक स्थान से मून और मिराज कॉलोनी के संचालन के प्रभावशाली पैमाने का निरीक्षण कर सकते थे। घोंसला अपने आप में एक विशाल मिट्टी का टीला था जो लगभग 10 मीटर ऊंचा था। इसकी सतह छोटे स्काउट छेद से लेकर बड़े परिवहन सुरंगों तक के दर्जनों पूर्ण गोलाकार प्रवेश द्वारों से भरी हुई थी। यह संरचना कई 100 मीटर तक फैली हुई है, जिसमें पूरे परिसर में खूबसूरती से बने वेंटिलेशन शाफ्ट और जल निकासी चैनल दिखाई देते हैं। काली चींटियों की पंक्तियां संगठित स्तंभों में चलती थीं, विभिन्न सुरंगों में प्रवेश करती थीं और बाहर निकलती थीं। शांत क्षेत्र में चींटियों का धीरे धीरे बोलना और जबड़े चटकाना ही सुना जा सकता था। चंद्रमा का चेहरा विकृत हो गया क्योंकि उसके नथुनों से एसिड और सड़ते शवों की गंध आ रही थी। यह एक तेज दुर्गंधयुक्त गंध थी। जैसे ही चंद्रमा ने उनके व्यवहार को देखा, और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ये नासमझ कीड़े नहीं थे, बल्कि एक बुद्धिमान उच्च संगठित समुदाय थे। छोटी श्रमिक चींटियां संरचनाओं में भोजन की आपूर्ति और निर्माण सामग्री ले जाती थीं, जबकि बड़ी चींटियां स्पष्ट रूप से कप्तान या ओवरसियर यातायात प्रवाह को निर्देशित करने के लिए प्रमुख चौराहों पर खुद को तैनात करती थीं। सबसे आकर्षक पहलू उनकी संचार प्रणाली थी। हर कुछ सेकंड में चींटियों के जोड़े संक्षिप्त आदान प्रदान में अपने एंटीना को छूने के लिए रुकते हैं, सूचना प्रसारित करते हैं। ये इंटरैक्शन एक तंत्रिका नेटवर्क की तरह कॉलोनी में फैल गए। निर्देश और रिपोर्ट एक समूह से दूसरे समूह में तेजी से फैल रहे थे। मून ने एक कैप्टन चींटी को 3 अलग अलग श्रमिकों से जानकारी प्राप्त करते हुए देखा। उसका एंटीना तेजी से टिमटिमा रहा था क्योंकि वह प्रत्येक संदेशवाहक को नए ऑर्डर के साथ एक अलग दिशा में भेजने से पहले डेटा संसाधित कर रहा था। निश्चित रूप से विशिष्ट ए रैंक जानवरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान मून ने अपने विरोधियों को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने एक पूरा घोंसला स्थापित कर लिया है, जिससे पास के बेस में जागने वालों के लिए निपटना मुश्किल साबित हुआ है। उन्होंने अपना खुद का एक आधार बनाया है जिसका वे बचाव कर रहे हैं। घोंसले के रक्षात्मक लेआउट का अध्ययन करने और प्राथमिक प्रवेश द्वार, द्वितीयक भागने के मार्ग और कॉलोनी की केंद्रीय कमांड संरचना के सबसे संभावित स्थानों की पहचान करने के बाद मून ने एकत्र की गई जानकारी से संतुष्ट महसूस किया। उसने मिराज के अयाल को धीरे से रगड़ा। चलो गोता लगाएं, पार्टनर। दूर स्थित काली चींटियों की ओर जोरदार हमला करने से पहले मिराज के शक्तिशाली पैर तनावग्रस्त हो गए। उसके खुर इतनी जोर से जमीन पर गिरे कि उनकी आवाज पूरे परिदृश्य में युद्ध के नगाड़ों की तरह सुनाई देने लगी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। कॉलोनी के संतरियों ने तुरंत ध्वनि का पता लगा लिया, जिन्होंने तुरंत अपना अलार्म सिस्टम चालू कर दिया। जैसे ही आपातकालीन सिग्नल उनके संचार नेटवर्क में फैल गए, एक दूसरे को घुसपैठियों के बारे में सूचित करते हुए एंटेना पूरे प्रवेश द्वार पर तेजी से टिमटिमाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा बाहरी घोंसला फट गया, जिससे एक रक्षात्मक रेखा बन गई जिसने चंद्रमा और मिराज को गहरे घोंसले तक पहुंचने से रोक दिया। जैसे ही वे बाहरी परिधि पर पहुंचे, मून ने मिराज की पीठ से छलांग लगा दी। गोलेम क्लास कौशल के साथ अपनी दक्षता हासिल करने के लिए मुख्य रूप से हाथ की लड़ाई के माध्यम से शामिल होने का विकल्प चुना। श्रमिक चींटियों की पहली लहर एक साथ आगे बढ़ी,
जिससे चंद्रमा को उन्हें एक एक करके भेजने का मौका नहीं मिला। क्लिक करें, क्लिक करें। एक विशाल सैनिक चींटी ने चंद्रमा पर उस तरह नुकीले पंजों से हमला किया जो हवा में स्टील की तरह टकरा रहे थे। वह अंतिम संभावित सेकंड में भारीपन को सक्रिय करने से पहले चंद्रमा धीरे से किनारे हो गया। उसके उच्च शरीर के वजन ने उसके चकमा और काउंटर पैंतरेबाजी में एक शक्तिशाली गति जोड़ दी। दरार। चींटी के पंजे चंद्रमा के सिर के पीछे से गुजरे, उसके पीछे एक चट्टान से टकराए और विशाल पत्थर को पूरी तरह से आधा कर दिया। उसी समय एक और चींटी झपटी, लेकिन चंद्रमा ने हमले का अनुमान लगाया और आसानी से चकमा दे दिया। हमला अपने इच्छित लक्ष्य से चूक गया, फिर भी इसकी गति ने इसे आगे बढ़ाया और दो दुर्भाग्यपूर्ण श्रमिक चींटियों को कुचल दिया जो अभी हमला करने की योजना बना रहे थे। चंद्रमा ने अत्यधिक विस्तारित सैनिक चींटी को स्टोन क्लैस्प से पकड़ लिया। उसकी पकड़ की ताकत ने उसे दोनों हाथों के बीच उसके बख्तरबंद सिर को पकड़ने की अनुमति दी। कुरकुराहट। उसने प्राणी की खोपड़ी को जमीन में गाड़ दिया। प्रभाव से तुरंत ही भरी हुई धरती में एक छोटा सा गड्ढा बन गया, जिससे फर्श काले तरल पदार्थ में रंग गया। चंद्रमा पर गुस्सा करते हुए और भी चींटियां कई कोनों से उसकी ओर आने लगीं, जो पहले ही उनके कई लोगों को मार चुका था। दो कार्यकर्ता उसे कुचलने की कोशिश में उसकी ओर बढ़े। चंद्रमा ने एक साथ दो चार्जिंग कर्मियों को पकड़ा, प्रत्येक हाथ में एक एक, फिर भारी बल के साथ उनके सिरों को एक साथ लाते हुए भारीपन को सक्रिय किया। दरार। दरार। दोनों बाह्य कंकाल प्रभाव से चकनाचूर हो गए। युद्ध के मैदान में काले तरल पदार्थ का छिड़काव हो गया और उनके शरीर शिथिल हो गए। आपने लेवल 25 ए रैंक ब्लैक एंट को मार डाला है। आपने लेवल 25 ए रैंक ब्लैक एंट को मार डाला है। आपने 20 जीवन जीते हैं। आपने 20 जीवन जीते हैं। संदेश घोंसले की आंतरिक प्रणाली में फैल जाने के बाद एक कैप्टन चींटी गुस्से की चीख के साथ मुख्य सुरंग से निकली। यह आसानी से उन श्रमिकों के आकार से दोगुना था जिनके साथ मून अब तक काम कर रहा था। इसके एंटेना बाकियों की तुलना में लंबे थे। जब चंद्रमा को लगा कि प्रत्येक सफल प्रयोग के साथ दोनों कौशल दक्षता में बढ़ रहे हैं, तो वह जोर से मुस्कुराया। इन विरोधियों के खिलाफ वास्तविक समय का अभ्यास उसकी महारत को साधारण प्रशिक्षण की तुलना में तेजी से बढ़ा रहा था। इस बीच मिराज चींटियों के एक अलग समूह के खिलाफ अपने स्वयं के हमलों का संचालन कर रहा था। सफेद घोड़े ने अपने शक्तिशाली पैरों से प्रहार किया। प्रत्येक किक इतनी ताकत से लगी कि 2 मीटर लंबी चींटियां हवा में उड़ गईं। उसकी फिंटेल एक तलवार की तरह बाहर निकली, एक्सोस्केलेटन को काटती हुई, जो ए रैंक के तहत अधिकांश हथियारों को विक्षेपित कर सकती थी। भिन्नी। मिराज ने सीधे दुश्मनों की सबसे बड़ी सघनता पर हमला किया। उसके वजन और गति ने उसे एक साथ दर्जनों चींटियों पर हमला करने की अनुमति दी। जिन लोगों ने उसकी पीठ पर छलांग लगाने की कोशिश की, उन्होंने खुद को फेंका हुआ पाया। मिराज से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक विशाल सैनिक चींटी चंद्रमा के कंधे पर अपने पंजे रगड़ने में कामयाब रही, खून खींच लिया, लेकिन अपने उच्च संविधान गुण और कई रक्षात्मक कौशल के कारण गहराई से घुसने में असफल रही। प्रभाव के साथ चंद्रमा घूम गया। उसने अपने पलटवार में घूर्णी बल जोड़ने के लिए भारीपन का उपयोग किया और अपनी कोहनी को प्राणी के वक्ष में घुसा दिया। काली चींटी जवाबी हमला नहीं कर सकी क्योंकि वह तुरंत ढह गई। उनके चारों ओर लड़ाई बढ़ती तीव्रता के साथ भड़क उठी क्योंकि घोंसले के कई प्रवेश द्वारों से अधिक काली चींटियां आने लगीं। लेकिन अभिभूत महसूस करने के बजाय मून ने चुनौती और उसके द्वारा प्रदान किए गए कौशल दक्षता विकास से ऊर्जावान महसूस किया। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 282 घोंसला साफ करना 2।
चंद्रमा ने युद्ध की परिधि के चारों ओर घूम रही छोटी श्रमिक चींटियों की अनदेखी करते हुए अपने चेहरे को ढंकते हुए एक भयंकर मुस्कुराहट के साथ सीधे ब्लैक एंट कैप्टन की ओर हमला किया। कैप्टन की आंखें क्षण भर के लिए मून से मिलीं। जब दोनों लड़ाकों ने अपने प्रतिद्वंद्वी का आकलन किया तो उनके बीच एक चमक चमक उठी। श्रीक! कैप्टन ने निकट आने वाले मानव की ओर बढ़ने से पहले एक तीव्र युद्ध घोष जारी किया जो पूरे घोंसले परिसर में गूंज उठा। दिल की धड़कन के भीतर चंद्रमा ने दूरी को बंद कर दिया और सीधे विशाल कीट के सामने पहुंच गया। उसने तुरंत अपने शरीर को एक जीवित हथियार के रूप में उपयोग करते हुए शारीरिक हमलों का एक संयोजन शुरू किया। हैरानी की बात यह है कि चींटी कैप्टन तुरंत झुकने के बजाय अपने प्रहारों को झेल रहा था। इसका बाह्य कंकाल उन श्रमिक चींटियों की तुलना में काफी अधिक टिकाऊ साबित हो रहा था जिन्हें वह एक ही वार से भेज रहा था। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि उसे चोट नहीं लगी थी। मकड़ी के जाले की दरारें उसके कठोर बाह्य कंकाल में फैलने लगीं। प्राणी एरैंक था, लेकिन चंद्रमा को एहसास हुआ कि यह एक चरम एरैंक ब्लैक एंट था जो विकास जारी रखने के लिए पर्याप्त समय और संसाधनों को देखते हुए संभवतः एस रैंक में विकसित होगा। इससे चंद्रमा टकराव के प्रति और भी अधिक उत्साहित हो गया। अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके ऐसे शक्तिशाली जानवर से लड़ने से निश्चित रूप से उसके दो विकासशील कौशलों के लिए अच्छी दक्षता हासिल होगी। लड़ाई तेज हो गई क्योंकि दोनों लड़ाकों ने अपने शरीर को सीमा तक धकेल दिया। जैसे ही कैप्टन का लक्ष्य चूक गया, कैप्टन के पंजों ने उनके चारों ओर के पत्थर में गहरे घाव बना दिए, जबकि मून के हमलों से उसके बख्तरबंद आवरण में दरारें दिखाई देने लगीं। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, चंद्रमा को महसूस हुआ कि वह उत्तरोत्तर मजबूत होता जा रहा है। स्टोन क्लैस्प और हेवीनेस के प्रत्येक सफल उपयोग ने उसकी दक्षता में वृद्धि की, जिससे बाद के हमले और अधिक हानिकारक हो गए। उनकी चाल और उनके शरीर के वजन का उपयोग अधिक तरल हो गया, उनका समय अधिक सटीक हो गया, उनकी नई क्षमताओं को अधिकतम करने की उनकी समझ हर आदान प्रदान के साथ बढ़ रही थी। 2 मिनट की गहन लड़ाई के बाद ब्लैक एंट कैप्टन ने अंततः अपनी कई चोटों के कारण दम तोड़ दिया। यह जोर से ढह गया, इसके टूटे बाह्य कंकाल के नीचे काला तरल जमा हो गया। शेष श्रमिक चींटियां जो किनारे से देख रही थीं, डर के मारे स्पष्ट रूप से कांपने लगीं। कई छोटे लोग तुरंत सुरंग के प्रवेश द्वारों की ओर भाग गए। अपने नेता की हार देखकर उनका साहस टूट गया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हालांकि अधिक साहसी लोग जीवन के अंतिम कगार तक लड़ते रहे। एक तरफा कत्लेआम के 3 मिनट और बीत गए, इससे पहले कि सभी बाहरी रक्षक घोंसले की परिधि के आसपास मृत पड़े थे। मून के नोटिफिकेशन अलर्ट लगातार चमकते रहे, जिससे उसकी हत्याओं और जीवन लाभ के लगातार संचय का पता चलता रहा। इसके अंत में लगभग 60 एरैंक काली चींटियों को समाप्त कर दिया गया था। उनकी 2/3 लाशें अब बाद में बिक्री के लिए चंद्रमा की स्थानिक अंगूठी में संग्रहित की गईं। अपने कौशल विकास की जांच करते हुए मून को अपनी प्रगति पर गहरी संतुष्टि महसूस हुई। स्टोन क्लैस्प और हेवीनेस दोनों ही महारत के स्तर के करीब पहुंच रहे थे, लगभग 70% दक्षता पूरी होने पर। चंद्रमा का ध्यान घोंसले के अंदरूनी हिस्से में जाने वाली अंधेरी सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर गया। उसे यकीन था कि कॉलोनी में समय के साथ जमा हुए पीड़ितों या खजाने के साथ साथ और भी बहुत सारी काली चींटियां अंदर इंतजार कर रही थीं। घोंसला अचानक चंद्रमा के लिए सोने की खान में बदल गया था, जो मूल्यवान सामग्रियों का एक उत्कृष्ट स्रोत था, और वह सतही स्तर पर रुककर ऐसा अवसर बर्बाद नहीं करने वाला था। मून अपना शिकार जारी रखने के लिए तैयार होकर सुरंग प्रणाली में गहराई तक चला गया। एक तरफा वध के 10 मिनट बाद मून ने अन्य 50 एरैंक काली चींटियों को मार डाला। उनकी लाशें उसके भंडारण रिंग में बढ़ते संग्रह में शामिल हो गईं। सुरंग के फर्श मरी हुई चींटियों के काले तरल पदार्थ से चिकने थे। उनकी कौशल दक्षता बढ़कर 85% हो गई थी, जो अंतिम निपुणता चरण के करीब थी। ओह, यह काफी प्रभावशाली रक्षात्मक दीवार है, मुझे स्वीकार करना होगा, मून बुदबुदाया और अचानक रुक गया जब उसने अपने सामने आने वाली बाधा की जांच की जिसे उसने कुछ निरीक्षण के बाद खोजा था। आगे की सुरंग शक्तिशाली लोहे और अन्य कठोर खनिजों से मजबूत दीवार से अवरुद्ध थी।
ताजा निर्माण चिन्हों और जिस तरह से इसे मौजूदा सुरंग संरचना में एकीकृत किया गया था, उसे देखते हुए यह एक हालिया किलेबंदी थी जिसे चींटियों ने तब बनाया था जब वह बाहर लड़ रही थी। वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। अगर मैंने दोबारा जांच करने के लिए मूल्यांकन का उपयोग नहीं किया होता, तो मैं पूरी तरह से उनके धोखे में फंस गया होता। धातु अवरोध लगभग 1 मीटर व्यास का था, चींटियों के गुजरने के लिए पर्याप्त बड़ा, लेकिन बड़े घुसपैठियों को प्रतिबंधित करने के लिए जानबूझकर आकार दिया गया था। उनकी रणनीति को विशेष रूप से चतुर बनाने वाली बात यह थी कि उन्होंने बाहर से अवरोध को कितनी अच्छी तरह छुपाया था। इसे सावधानीपूर्वक व्यवस्थित पत्थरों और वनस्पति के पीछे दफन कर दिया था ताकि यह एक प्राकृतिक मृत अंत की तरह दिखाई दे। मून ने पहले अपने खंजर और फिर डंडे का उपयोग करके धातु को काटने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूत बनी रही। यह कोई पतला अवरोध नहीं, बल्कि मोटा अवरोध था। चूंकि वे एक सीमित गुफा प्रणाली में थे, चंद्रमा सुरंग ढहने का जोखिम उठाए बिना अपने शक्तिशाली इग्नाइट कौशल का पूरी ताकत से उपयोग नहीं कर सकता था, जो उसे अंदर फंसा सकता था और संभावित रूप से उसे मार सकता था। उन्हें एक सुरक्षित, बेहतर दृष्टिकोण की आवश्यकता थी और उनके विभिन्न कौशलों ने एकदम सही दृष्टिकोण तैयार किया। चंद्रमा ने अपने भंडारण रिंग से कुछ रून शिलालेख सामग्री को पुनः प्राप्त किया और विशेष रोकथाम शिलालेख बनाना शुरू कर दिया, जो उसे पूरी गुफा को गिराए बिना अपने कौशल की विनाशकारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। इग्नाइट की विस्फोटक ऊर्जा को प्रसारित करने और अवशोषित करने के लिए डिजाइन किए गए 2 प्राथमिक रोकथाम रन तैयार करने के बाद चंद्रमा ने पृथ्वी के मौलिक सुदृढ़ीकरण को जोड़ा, हमले के तनाव को वितरित करने और गुफाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त पत्थर के खंभे और मंच बनाए। एक बार जब उसकी तैयारी पूरी हो गई, तो मून और मिराज लक्ष्य दीवार से सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गए। उन्होंने पृथ्वी के हेरफेर का उपयोग करके एक अतिरिक्त सुरक्षात्मक बाधा का निर्माण किया, जिससे उन्हें तीव्र गर्मी और दबाव से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल तैयार हुई। चंद्रमा ने महत्वपूर्ण मन को इग्नाइट में प्रवाहित किया, मंत्र की शक्ति को एस रैंक प्राणियों को घायल करने में सक्षम स्तर तक बढ़ाया, फिर इसे संकीर्ण 2 मीटर गलियारे के नीचे छोड़ दिया। विशाल आग का गोला सीमित स्थान में फूट गया। जब यह लोहे की प्रबलित दीवार से टकराया तो प्रभाव जबरदस्त था। पूरी गुफा प्रणाली हिंसक रूप से हिल गई, छत से ढीले पत्थरों की बारिश होने लगी क्योंकि जबरदस्त दबाव के कारण संरचना ढहने का खतरा था। सीमित स्थान में आग के गोले की ऊर्जा को फैलने की कोई जगह नहीं थी। जलती हुई लपटें हर दिशा में बाहर की ओर फूटने लगीं, जिससे भट्टी जैसा माहौल बन गया जिसने हवा को ही एक हथियार में बदल दिया। तापमान इस स्तर तक बढ़ गया कि विस्फोट के दायरे में फंसे ए रैंक के जानवर भी तुरंत भस्म हो जाएंगे। तीव्र गर्मी और दबाव की लहरें सुनामी की तरह गलियारे से होकर वापस लौट आईं और चंद्रमा की सुरक्षात्मक पृथ्वी बाधा से जबरदस्त ताकत से टकराईं। उसकी रक्षात्मक दीवार ने द्वितीयक प्रभावों को अवशोषित कर लिया। मुख्य विस्फोट के बाद लंबे समय तक रहने वाली लपटें और अत्यधिक गर्म हवा, हालांकि पत्थर तापमान से लाल गर्म चमक रहा था। जब तत्काल आग कम हो गई और हवा देखने के लिए पर्याप्त साफ हो गई, तो चंद्रमा को पता चला कि उसका हमला विनाशकारी रूप से प्रभावी था। दीवारों का पहला हिस्सा मजबूत होने के बावजूद पिघलना शुरू हो गया था, कुछ मैग्मा बन गया था। दीवारों के गहरे हिस्से टूट गए और फट गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लौह और खनिज सुदृढ़ीकरण पूरी तरह से पिघल गया था, जो सुरंग के फर्श पर जमा हुए तरल पदार्थ के गड्ढों में बदल गया था। निर्मित अवरोध को पूरी तरह से मिटा दिया गया था, जिससे पता चला कि 1 मीटर का उद्घाटन वास्तव में एक बहुत लंबे गलियारे का प्रवेश द्वार था जो अंधेरे में फैला हुआ था। चंद्रमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई जब उसने गलियारे में हैरान काली चींटियों को देखा, जो स्पष्ट रूप से गलियारे को भरने की कोशिश कर रही थीं। यह देखकर कि वे असफल हो गए, दोनों कैप्टन चींटियां चंद्रमा से लड़ने की हिम्मत न करते हुए गहरे मार्ग में भाग गईं। अध्याय 283 एस रैंक ब्लैक एंड क्वीन। चंद्रमा उन दोनों भागती हुई चींटियों के पीछे नहीं भागा, आखिरकार वे चींटियां ही थीं। वह धीरे धीरे दीवार में पिघले हुए छेद की ओर चला और मिराज के साथ उसमें से गुजरा। दोनों आगे अज्ञात गहराई में चले गए। अपने लाइटिंग रून को सक्रिय करते हुए मून ने अंधेरे को दूर होते देखा। रून बहुमुखी उपकरण हैं।
अब मुझे कुछ मीटर आगे देखने के लिए लगातार अपने हाथ में लौ बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ मैं हर दिशा में दसियों मीटर तक रोशनी कर सकता हूं। प्रकाश ने नेविगेशन को काफी आसान बना दिया। सुरंग के अंत तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा और जैसे ही चंद्रमा आगे बड़े कक्ष में उभरा, उस पर तुरंत घात लगाकर बैठी 3 कैप्टन चींटियों ने हमला कर दिया। मून ने बिना किसी महत्वपूर्ण प्रयास के उनके आश्चर्यजनक हमले का बचाव किया। उसने इस सटीक परिदृश्य का अनुमान लगाया था और उनके हमले से घबराया नहीं था। सेकंड के भीतर 3 घात लगाने वालों को खदेड़ने के बाद चंद्रमा का ध्यान पूरे कक्ष में रक्षात्मक रूप से तैनात शेष काली चींटियों पर गया, जो अपनी कई आंखों में स्पष्ट क्रोध और चेतावनी के साथ उसे देख रही थीं। लेकिन मून की आंखों ने मानक रक्षकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय गठन के पीछे एक विशेष आकृति पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके सामने खड़ी थी। आश्चर्य और उत्साह से उसकी आंखें फैल गईं। वह एक एस रैंक जानवर है। जब चंद्रमा ने विशाल ब्लैक एंट क्वीन को देखा तो वह बुरी तरह मुस्कुराया, जो कि सबसे बड़े कप्तानों से भी आसानी से दोगुनी बड़ी थी, जो उनके रक्षात्मक गठन के पीछे स्थित थी और विभिन्न आकारों के लगभग 50 अधीनस्थों द्वारा संरक्षित थी। कक्ष स्पष्ट रूप से कॉलोनी का केंद्रीय मुख्यालय था। पूरे स्थान में दर्जनों अंडे व्यवस्थित थे। प्रत्येक प्राकृतिक ट्यूब के माध्यम से जानवरों की लाशों से जुड़ा हुआ था, जो विकासशील लार्वा के लिए भोजन प्रदान करता प्रतीत होता था। मुझे जैकपॉट मिल गया, चंद्रमा खुशी से हंसा। आखिरकार उसे समझ में आया कि इस घोंसले में इतनी सारी ए रैंक काली चींटियां क्यों थीं। एक एस रैंक रानी लगातार उनका उत्पादन कर रही थी, एक पूरी सेना का निर्माण कर रही थी। अंडों की संख्या 100 के करीब थी, जो अपने आप में भयावह थी। यदि प्रत्येक अंडा बड़ा होकर ए रैंक काली चींटी बन जाता तो उनके हमले के तहत मानव आधार का ढह जाना तय था। जैसे ही क्रिस्टल के ऊपर इग्नाइट बनना शुरू हुआ, चंद्रमा की छड़ी उनके दाहिने हाथ में दिखाई दी। वाह! उन्होंने रक्षकों की सघनतम सघनता में आग का गोला छोड़ दिया, जिससे दर्जनों मानक चींटियां मर गईं जो उनके कौशल दक्षता विकास में सार्थक योगदान नहीं दे सकती थीं। सीधे विस्फोट में फंसे लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई, जबकि परिधि पर मौजूद अन्य लोग गंभीर रूप से जलने से घायल हो गए। आपने लेवल 25 ए रैंक ब्लैक एंट को मार डाला है। आपने लेवल 25 ए रैंक ब्लैक एंट को मार डाला है। आपने 20 जीवन जीते हैं। हत्या की सूचनाएं उसकी दृष्टि में तेजी से चमकती रहीं, लेकिन मून ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, अपने प्राथमिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही सेकंड में चैम्बर के अधिकांश रक्षकों को हटा दिया गया। इस प्रक्रिया में दर्जनों विकासशील अंडे भी नष्ट हो गए थे, हालांकि वे परिपक्व प्राणियों की तुलना में कम जीवन प्रदान करते थे। उसके खत्म होने के बाद केवल 5 कप्तान चींटियां और उनकी प्रभावशाली रानी नरसंहार के बीच खड़े रह गए। मून ने अपने कर्मचारियों को अपने भंडारण रिंग में वापस कर दिया और जीवित बचे लोगों की ओर बढ़ गए। ऐसे दुर्जय विरोधियों के खिलाफ अंततः अपने कौशल में महारत हासिल करने की संभावना से उत्साहित थे। लड़ाई तब शुरू हुई जब चंद्रमा ने सभी 5 कप्तानों को एक साथ उलझा दिया, जबकि रानी पीछे से देख रही थी, उसका अध्ययन कर रही थी, उन कमजोरियों को देखने की कोशिश कर रही थी जिनका वह फायदा उठा सकता था। 5 कप्तानों के विरुद्ध लड़ाई अधिक समय तक नहीं चली। कुछ ही सेकंड में 2 कप्तान लाशें बन गए जिन्हें फर्श पर छोड़ दिया गया। 2 कप्तानों को मारने के बाद रानी ने निर्णय लिया कि उसकी शेष सेना को सीधे समर्थन की आवश्यकता है और वह उनके साथ सगाई में शामिल होने के लिए चली गई। एस रैंक जानवर के हस्तक्षेप को देखकर मून ने तुरंत अपने कौशल के उपयोग पर अपनी स्वयं की लगाई गई सीमाओं को त्याग दिया। केवल शारीरिक हमलों का उपयोग करके 3 ए रैंक कप्तानों और 1 एस रैंक रानी से लड़ना आत्मघाती होगा। उन्हें इस मुठभेड़ में कई 100 लोगों की जान गंवाने की कोई इच्छा नहीं थी। सुप्रीम रैंक लोमड़ी के खिलाफ वह पहले ही बहुत कुछ खो चुका था और उसका इरादा बाकी को अपने पास रखने का था। मून ने अपनी बिजली की क्षमताओं को रणनीतिक रूप से शामिल करना शुरू कर दिया। जब भी रानी ने अपने कप्तान के झगड़े में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो रानी के खिलाफ लक्षित बिजली के हमलों का इस्तेमाल किया, जिससे वह अस्थायी रूप से पंगु हो गई, जबकि उसने शेष अधीनस्थों पर ध्यान केंद्रित किया। मून ने जानबूझकर अपने सभी विरोधियों के साथ खिलवाड़ किया,
त्वरित उन्मूलन के बजाय कृत्रिम रूप से लंबी लड़ाई के माध्यम से धीरे धीरे अपनी कौशल दक्षता बढ़ाई। एक बार जब उनकी प्रगति दर 90% पूरी होने पर कम होने लगी तो उन्होंने कैप्टनों को खत्म करने का फैसला किया और तेज बिजली के हमलों से उन्हें पंगो बना दिया, इससे पहले कि वे मारे गए, जिससे वे फर्श पर गिर पड़े और उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी। अपना पूरा ध्यान अंतिम प्रतिद्वंद्वी ब्लैक एंट क्वीन पर केंद्रित कर रहा है। इस पूरी लड़ाई के दौरान मिराज चैम्बर की दीवार के पास एक सुरक्षित स्थान से बस देखता रहा, धैर्यपूर्वक चंद्रमा के प्रशिक्षण पूरा करने की प्रतीक्षा करता रहा, जबकि कभी कभी चंद्रमा द्वारा पहले मारी गई गिरी हुई चींटियों की लाशों पर दावत करता रहा। रानी अब अकेली खड़ी थी, एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रही थी जिसने उसे एक दर्शक के रूप में देखते हुए उसकी पूरी कॉलोनी को मार डाला था। मून ने अपने नए कौशल में पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए आवश्यक अंतिम प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हुए केवल शारीरिक युद्ध का उपयोग करके रानी को उलझाने का फैसला किया। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह तीव्र और भीषण था। 10 मिनट के लिए मून ने खुद को चुनौती भरा पाया क्योंकि उसने जानबूझकर अपने शस्त्रागार को एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हाथ से हाथ की तकनीक तक सीमित कर दिया था जो उसे कच्ची शारीरिक शक्ति में मात देता था। रानी के छूटे हुए हमले उनके चारों ओर पत्थर में गहराई तक धंस गए, जबकि उसके बख्तरबंद खोल ने उसके कई हमलों को विफल कर दिया। मुद्रा के आदान प्रदान के दौरान चंद्रमा को महत्वपूर्ण क्षति हुई, उसकी भुजाओं और धड़ पर गहरी चोटें आईं जिससे उसके विभिन्न रक्षात्मक कौशल नहीं निपट सके। जैसे ही मून को लगा कि उसके शरीर पर लगी कई चोटों के कारण उसकी सहन शक्ति कम होने लगी है, तो जिन सूचनाओं पर वह काम कर रहा था वे आखिरकार सामने आईं। पत्थर का आवरण। रैंक असामान्य। स्तर 1 विकसित करें। विवरण आपके हाथ विनाशकारी कुचलने वाली शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे आप भारी बल के साथ हथियारों, दुश्मनों या वस्तुओं को मजबूती से पकड़ सकते हैं। प्लस 100% शारीरिक क्षति। भारीपन। रैंक असामान्य। स्तर 1 विकसित करें। विवरण आपने अपने शरीर के बड़े पैमाने पर वितरण को समझने में महारत हासिल कर ली है, इसे एक सिद्ध हथियार में बदल दिया है। आप दोषरहित परिशुद्धता और समय के साथ हमलों के पीछे अपना पूरा भार लगा सकते हैं। वर्तमान प्रभाव। शरीर का वजन 100% बढ़ाएं। रानी ने अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति के स्तर में अचानक बदलाव को महसूस करते हुए एक आक्रामक चीख जारी की और अंतिम आक्रमण करने के इरादे से आगे बढ़ी। चंद्रमा ने उसके आरोप का सामना किया, साथ ही साथ अपने बिजली कौशल को सक्रिय करते हुए लड़ाई को समाप्त करने के लिए आवश्यक बहुमूल्य क्षण के लिए रानी को पंगु बना दिया। उसने दोनों हाथों से पकड़ने से पहले उसके सिर पर झपट्टा मारा। भारीपन के साथ उसके प्रभावी शरीर का वजन दोगुना हो गया और स्टोन क्लैस्प ने नाटकीय रूप से उसकी पकड़ शक्ति को बढ़ा दिया। दरार। बिजली की चमक और उसके पूरे शरीर के वजन के कारण रानी का सिर उसके कंधे से पूरी तरह अलग हो गया। आपने एस रैंक ब्लैक एंट क्वीन को मार डाला है। आपने 1400 जीवन प्राप्त किए हैं। ब्लैक एंट क्वीन का शरीर उसी तरह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा जैसे किसी जवान आदमी के हाथों उसकी संतान हुई हो। मून ने ब्लैक एंट क्वीन और उसकी संतानों की लाश को बाद में बिक्री के लिए अपने स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। घोंसले ने उसे लगभग 4000 जिंदगियां बेचने के लिए ढेर सारी ए रैंक लाशें और एक एस रैंक जानवर की लाश प्रदान की थीं। मून ने अनुमान लगाया कि उन्होंने त्वरित अभियान से लगभग $5 मिलियन कमाए और वह एस रैंक जानवर को खोजने के बाद परिणामों से संतुष्ट थे। मैं रास्ते में जल्दी पैसा कमाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मैं अपनी उन्नति के लिए एक अतिरिक्त हत्या हासिल करने में कामयाब रहा। चंद्रमा गुफा से बाहर निकलते हुए मुस्कुराया, फिर भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 284 क्रिम्सन बंजर भूमि। चिंतित लेकिन साथ ही उत्साहित कोरिन अपने सबसे शक्तिशाली लोगों को घोंसले की ओर ले गया। वह चिंतित था कि हाल ही में उसकी प्रसिद्धि में वृद्धि के कारण एस रैंकर मून ने जितना चबा सकता था उससे अधिक काट लिया है। स्वाभाविक रूप से कोरिन को हर किसी की तरह मून की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला था और वह चिंतित था कि मून अहंकार में पड़ गया है।
हर कोई जानता था कि जानवरों के घोंसलों को साफ करना आसान नहीं था और कई बार तो संभ्रांत जागृतिकर्ताओं की पूरी टीम के लिए भी यह बहुत कठिन होता था। आखिरकार एक कारण था कि वे इसे स्वयं करने में असमर्थ थे। इसलिए जब 2 घंटे की समय सीमा समाप्त हुई, कोरिन घोंसला स्थल पर था। सामने के दृश्य का निरीक्षण करने पर कोरिन के मन से सभी प्रकार के संदेह तुरंत गायब हो गए। यह घोंसले का परिसर लाशों से अटा पड़ा था। बेतरतीब जानवर काली चींटियों के अवशेषों को खुरच रहे थे, उन्हें खाने की कोशिश कर रहे थे। मजबूत होने के लिए जोंक मारने वाले जानवरों को मार डालो, एक भी जीवित मत छोड़ो। यह हमारी लूट है, हमने इसके लिए भुगतान किया है। कोरिन तुरंत चिल्लाया, निकटतम जानवर की ओर बढ़ा जो अचानक उसके युद्ध घोष से सतर्क हो गया था। जो लड़ाई शुरू हुई वह एक तरफा कत्लेआम थी जिसमें अधिकांश जानवरों की जान चली गई, जबकि बहुत कम गतिशीलता वाले जानवरों को कुछ चोटें आईं। कई छिद्रों के अंदर प्रवेश करने से पहले उन्होंने जल्दी से लाशों को अपने भंडारण छल्लों में बाहर जमा कर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पहली नजर में सब कुछ अच्छा था, टीम अभी भी घोंसले की आंतरिक प्रणाली के अंदर सावधानी से आगे बढ़ रही थी। वे सभी जानते थे कि आंतरिक घोंसले उनके लेआउट, गतिशीलता के लिए जगह की कमी और मजबूत पुरानी काली चींटियों की भारी उपस्थिति के कारण अधिक खतरनाक थे। उनकी चिंताएं निराधार प्रतीत हुईं क्योंकि उन्हें अंदर भी वैसा ही दृश्य मिला जैसा उन्हें बाहर था। प्रत्येक चींटी को मार डाला गया, उनकी मांसपेशियों और मांस को अंदर से बाहर तक पकाया गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एस रैंकर्स ए रैंकर्स से इतना अधिक मजबूत होगा। वह अकेले इतनी सारी ए रैंक चींटियों को मार सकता है, कोरिन ने अविश्वास में खुद से कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि चंद्रमा ने उनके लिए केवल 2/3 या संभवतः अधिक लेकर अवशेष छोड़े थे। हालांकि वे कभी भी इसकी पुष्टि नहीं कर सके, न ही इसके बारे में कुछ कर सके। कैसा राक्षस है? उपस्थित सभी लोगों को पता नहीं था कि चंद्रमा ने इन जानवरों को आग से नहीं बल्कि अपने हाथों से मारा था। लेकिन जाने से पहले चंद्रमा ने अपनी राक्षसी शारीरिक शक्ति को उनकी आंखों से छिपाकर रखते हुए अपने अग्नि तत्व का उपयोग उन जानवरों की लाशों पर किया था जिन्हें उन्होंने छोड़ा था। क्रिम्सन वेस्टलैंड पहुंचने में केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। मून ने गहरी सांस ली। जब वह सरपट दौड़ते मिराज के ऊपर बैठा, हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और अपने पास से गुजरने वाले परिदृश्यों को देख रहा था। पहला अभयारण्य वास्तव में विशाल था और कई स्थान आज तक अनदेखे रहे। कक्षीय परिवहन के बिना यात्रा करना थकाऊ और समय लेने वाला था, जिससे चंद्रमा को अतिरिक्त आभारी महसूस हुआ कि मिराज विकसित हुआ था और पिछले हफ्तों में उनके मुठभेड़ों से काफी मजबूत हो गया था। अपने साथी की उच्च सहन शक्ति और तेज पैरों के बिना उन सभी गंतव्यों तक पहुंचने में लगभग 1 वर्ष लग जाता, जिन्हें मून ने अपनी उन्नति के लिए निर्धारित किया था। यहाँ तक कि सबसे तेज व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पालतू जानवरों तक पहुँचने में भी, जैसे कि केल जिस पर सवार थे जब वे पहली बार डगबग घटना के दौरान मिले थे। फिर भी मून ने असुविधा के बारे में शिकायत न करने का प्रयास किया। कुछ साल पहले उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में ऐतिहासिक वृत्तांत पढ़ा था, जिसमें बिना विकसित घोड़ों और गधों पर रेगिस्तानों में यात्रा करने में महीनों लग गए थे, जो कि उनके द्वारा अब तक पार की गई दूरी की तुलना में बहुत कम दूरी तय करती थी। लंबे अभियानों के दौरान मनोबल बनाए रखने के लिए परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण था। मून ने अपने दोनों नए अर्जित कौशल को रियर रैंक तक सफलतापूर्वक विकसित किया था और वह उनके बेहतर प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट थे। पत्थर का आवरण, रैंक दुर्लभ, स्तर अधिकतम। विवरण आपके हाथ विनाशकारी कुचलने वाली शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे आप भारी बल के साथ हथियारों, दुश्मनों या वस्तुओं को मजबूती से पकड़ सकते हैं। आपके आक्रमण से किसी प्रतिद्वंद्वी को 1 सेकंड के लिए अचंभित करने की 10% संभावना होती है, प्लस 150% शारीरिक क्षति। भारीपन, रैंक दुर्लभ, स्तर अधिकतम। विवरण आपने अपने शरीर के बड़े पैमाने पर वितरण को समझने में महारत हासिल कर ली है, इसे एक सिद्ध हथियार में बदल दिया है। आप दोषरहित परिशुद्धता और समय के साथ हमलों के पीछे अपना पूरा भार लगा सकते हैं। वर्तमान प्रभाव, शरीर का वजन 100% बढ़ाए या शरीर का वजन 50% कम करें। विकास के बाद दोनों क्षमताओं में जबरदस्त सुधार हुआ था।
स्टोन क्लैस्प अब संभावित रूप से विरोधियों को स्तब्ध कर सकता है, भले ही प्रतिशत संभावना अपेक्षाकृत कम हो। और भारीपन ने अपने मूल वृद्धि प्रभाव के अलावा वजन घटाने की बहुमुखी प्रतिभा भी प्राप्त कर ली थी। अपनी यात्रा के दौरान कुछ परीक्षणों के बाद मून ने पाया कि दोनों कौशल उनके असामान्य संस्करणों की तुलना में काफी अधिक उपयोगी हो गए हैं। अपने शरीर के वजन को 50% कम करने से उनकी चपलता में अनुमानित 10% की वृद्धि हुई, लेकिन इसकी ताकत में 10% की कमी की कीमत चुकानी पड़ी। प्रभाव ने उल्टा भी काम किया। जब उसने अपने शरीर का वजन दोगुना कर लिया तो उसकी ताकत 15% बढ़ गई, जबकि उसकी चपलता लगभग उसी मात्रा में कम हो गई। कौशल के उपयोग असंख्य थे। चोरी या पीछा करने के दौरान अधिक गतिशीलता के लिए हल्का वजन, अधिक शक्तिशाली हमलों के लिए भारी वजन, और जिस प्रतिद्वंद्वी का वह सामना कर रहा था उसके आधार पर मोड़ के बीच स्विच करने की क्षमता। लेन देन में शामिल होने के बावजूद उचित समय के साथ सही समय पर उपयोग किए जाने पर दोनों कौशलों में जबरदस्त क्षमता थी। कुल मिलाकर मून अपने नए कौशल से काफी संतुष्ट थे और क्रिम्सन बंजर भूमि में रहने वाले एस रैंक जानवरों के खिलाफ उनका परीक्षण करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि यह अफसोस की बात है कि मैं कालेब या ग्रांट के कौशल की नकल नहीं कर सका। यहां तक कि नीना के कौशल भी उपयोगी होते, मून ने कहा। उनका मन एस रैंक गेट अभियान में शामिल हुए टीम के साथियों की ओर लौट रहा है। वे फसल जागृत करने वालों में से चरम थे और वे सभी शारीरिक योद्धा थे, मुख्य रूप से। उनके कौशल की नकल करने से निश्चित रूप से उन्हें मजबूत कौशल प्राप्त होंगे, यह जानते हुए कि संभवतः उनके नाम पर महाकाव्य रैंक कौशल थे। दुर्गम पहाड़ियों और पत्थर से भरी घाटियों के माध्यम से अपनी लंबी यात्रा के बाद वे अंततः अपने गंतव्य द क्रिम्सन वेस्टलैंड पर पहुंचे। यह क्षेत्र अपने नाम के अनुरूप था। यह एक वास्तविक बंजर भूमि थी जो गहरे लाल रंग की रेत से भरी हुई थी, जिसने कई किलोमीटर की दूरी तक आप जो कुछ भी देख सकते थे उस पर कब्जा कर लिया था। क्रिम्सन बंजर भूमि गहरे लाल रंग की रेत और गर्म तापमान वाला एक रेगिस्तान था। मौसम बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन आसपास के अन्य क्षेत्रों की तुलना में गर्मी महसूस की जा सकती थी। आपने एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया है। मौत की सजा, 700 जिंदगियां। अध्याय 285 क्रिम्सन बंजर भूमि 2। मून और मिराज निर्दयी चिलचिलाती धूप के तहत लाल रेगिस्तान से गुजरे और अपने इच्छित शिकार के लिए लहरदार टीलों को छानते रहे। क्रिम्सन बंजर भूमि में प्रवेश करने के कुछ 100 मीटर के भीतर उन्हें अपने पहले शत्रुतापूर्ण संपर्क का सामना करना पड़ा। रेत में रहने वाला एक जानवर अचानक सतह के नीचे से निकला और जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ा, लाल रेत के झरने उड़ने लगे। जीव एक विशाल चींटी शेर जैसा दिखता था, आसानी से एक छोटी कार के आकार का, दांतेदार जबड़ों का उपयोग अपने शिकार को कुचलने के लिए किया जाता था। इसका रेत से सुसज्जित शरीर भूमिगत घात हमलों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित था। हमला भयावह रूप से विफल रहा। मिराज की सजगता तुरंत सक्रिय हो गई। उसका शक्तिशाली पिछला पैर हवा में उड़ रहे चींटी शेर के मध्य भाग पर सटीक प्रहार कर रहा था। दरार। बी रैंक चींटी शेर तुरंत ही मर गया। उसके आंतरिक अंग कुचल गए। घोड़ी की विनाशकारी लात से उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूट गईं। मूल्यवान लाश को अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित करने से पहले मून अपने साथी के प्रदर्शन पर अनुमोदनपूर्वक मुस्कुराया। जैसे जैसे वे क्रिम्सन बंजर भूमि में गहराई तक गए, स्थानीय जीव उत्तरोत्तर अधिक खतरनाक होते गए। एरैंक जीव बढ़ती संख्या के साथ दिखाई देने लगे। कुछ पूरी तरह से रेत में दबे हुए थे और शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। अन्य आंशिक रूप से केवल अपने संवेदी अंगों को उजागर करके छिपे हुए थे, जबकि अन्य टीले की सतहों पर खुले तौर पर घूम रहे थे। वे सभी बेजान लाशें बनकर चंद्रमा के सामने गिर पड़े। बीस्टमास्टर कौशल इस तरह की स्थितियों के लिए उपयोगी है, मून ने बुदबुदाया, उसकी दृष्टि में चमकती सूचनाओं की स्थिर धारा पर नजर डालते हुए। जब मिराज ने रेत में रहने वाले प्राणियों को खत्म कर दिया जिन्होंने आश्चर्यजनक हमलों का प्रयास किया था। अगर यह रेयर के बजाय एपिक रैंक होता तो लाभ और भी बेहतर होता। कौशल के सबसे मूल्यवान पहलुओं में से एक यह था कि मिराज की हत्याओं को चंद्रमा की अपनी उन्नति के योग में गिना जाता था। हालांकि जब उसके साथी ने एकल निष्कासन हासिल किया तो उसे अनुभव और जीवन लाभ का एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त हुआ।
इसके विपरीत जब मून ने व्यक्तिगत रूप से जानवरों को मार डाला तो मिराज को मुठभेड़ से कोई साझा लाभ नहीं मिला। अनुभव साझा करने का तंत्र यूनिडायरेक्शनल था, वास्तव में पारस्परिक होने के बजाय केवल जानवरों को वश में करने वाले चंद्रमा की ओर प्रवाहित हो रहा था। इस विषमता के बावजूद यह व्यवस्था चंद्रमा के प्रगति लक्ष्यों और मिराज के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद थी। एक शक्तिशाली साथी का होना जो उसकी उन्नति की आवश्यकताओं में योगदान करते हुए खतरों को खत्म कर सकता है, ठीक उसी प्रकार की दक्षता थी जिसकी उसे अपनी महत्वाकांक्षी विकास समयरेखा के लिए आवश्यकता थी। क्रिम्सन वेस्टलैंड ने अभी तक अपने शीर्ष शिकारियों को प्रकट नहीं किया था, लेकिन यह निश्चित रूप से ए रैंक प्राणियों से प्रचुर मात्रा में था। मून ने मिराज को आगे बढ़ने का आग्रह किया, जो वास्तव में चुनौतीपूर्ण विरोधियों को खोजने के लिए उत्सुक था जो उसे उसके अंतिम लक्ष्यों के करीब लाएगा। तपते रेगिस्तानी सूरज के नीचे शिकार जारी रहा, हर कदम उन्हें तेजी से खतरनाक लेकिन फायदेमंद क्षेत्र में ले जा रहा था। लगातार शत्रुतापूर्ण बंजर भूमि में घंटों की अथक यात्रा के बाद अंततः उन्हें वह चीज मिल गई जिसकी वे तलाश कर रहे थे। बिना किसी चेतावनी के उनके ठीक सामने लाल रंग की रेत ज्वालामुखी की तरह ऊपर की ओर मथने और उबलने लगी, फूटने को तैयार। अचानक ऊंचे गीजर में लाल दानों के विशाल फव्वारे आसमान की ओर उछले, जिससे एक क्षणिक रेतीला तूफान पैदा हो गया जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि उनके नीचे कोई विशाल वस्तु हिल रही थी। चीख! एक रेत का कीड़ा विस्फोटक शक्ति के साथ गहराई से फूटा, जिससे सभी दिशाओं में टीलों पर गहरे लाल रंग की रेत की बारिश होने लगी। प्राणी के उद्भव ने आसानी से 10 मीटर चौड़ा एक गड्ढा बना दिया, जिससे नीचे खोदे गए सुरंग मार्गों के प्रभावशाली दायरे का पता चला। सैंडवर्म आसानी से 5 मीटर लंबा था। इसका विशाल खंडित शरीर चंद्रमा और मिराज की आकृतियों को पूरी तरह से बौना कर रहा था। जैसे ही वह इन नए शिकार का आकलन करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ा, उसके विशाल द्रव्यमान ने उन दोनों को छाया में डाल दिया, जिससे चिलचिलाती धूप नहीं निकल सकी। प्रत्येक शरीर खंड से दर्जनों मोटे बाल जैसे सेटे निकले हुए हैं, जिन्हें रेत की सतहों के खिलाफ सही कर्षण प्रदान करने और प्राणी को भयानक गति के साथ भूमिगत वातावरण में नेविगेट करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जिस चीज ने वास्तव में जानवर को धमकी दी वह उसका विचित्र मुंह था। सैंडवर्म की मौखिक गुहा कम से कम कहने के लिए भयावह थी। यह अंदर की ओर मुड़ने वाले दांतों की कतारों से भरा हुआ था। इसके पंजे में सुई की तरह सैकड़ों नुकीले बिंदु थे जो शिकार को पकड़ने के बाद भागने से रोकते थे। प्राथमिक दांतों के पीछे द्वितीयक पंक्तियां भी उतनी ही भयावह दिखाई दे रही थीं। जैसे ही वह उन पर चिल्लाया, उसका मुंह खुला और बंद हो गया। वह अपने क्षेत्र को चिन्हित कर रहा था और उन पर दावत करने की तैयारी कर रहा था। उसके पंजे के किनारों से लगातार अम्लीय लार टपकती रहती थी, जो रेत से टकराने पर जलती थी और हानिकारक वाष्प के छोटे छोटे गुबार बनाती थी। अपने दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करते समय चंद्रमा भयंकर रूप से मुस्कुराया। वह निश्चित रूप से एक एस रैंक जानवर है। बिना किसी सावधानी के चंद्रमा ने तुरंत उस प्राणी पर पर्याप्त वोल्टेज के साथ एक संकेंद्रित बिजली के बोल्ट से प्रहार किया, जिससे वह उस महत्वपूर्ण क्षण के लिए निष्क्रिय हो गया जो उनके बीच की दूरी को बंद करने के लिए आवश्यक था। वह एक एस रैंक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपने नए विकसित कौशल का परीक्षण करने और यह देखने के लिए उत्साहित था कि स्टोन क्लैस्प और हेवीनेस इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेंगे। जब तक चंद्रमा जमीन को कवर कर चुका था और स्ट्राइकिंग दूरी तक पहुंच गया था, तब तक वह अपनी अविश्वसनीय पकड़ शक्ति का उपयोग करके सैंडवर्म को अपने हाथों से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसे निराशा हुई जब उसके हाथ उसके बड़े शरीर से पूरी तरह फिसल गए। जानवर का बाहरी हिस्सा अविश्वसनीय रूप से फिसलन भरा था, एक ऐसे तरल पदार्थ से ढका हुआ था जिससे किसी भी तरह की पकड़ बनाए रखना लगभग असंभव हो गया था, यहाँ तक कि उसके स्टोन क्लैस्प कौशल के साथ भी। इससे पहले कि चंद्रमा अपने दृष्टिकोण को समायोजित कर पाता, सैंडवर्म का विशाल शरीर अपने आकार के बावजूद प्रभावशाली गति से भूमिगत होकर लाल रंग की रेत में वापस समा गया। अगले कुछ सेकंड के लिए चंद्रमा अपनी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से स्थिर रहा, अपरिहार्य पलटवार की प्रतीक्षा कर रहा था। वह जानता था कि बेतरतीब ढंग से घूमने से जानवर अपने दृष्टिकोण में अधिक सतर्क और रणनीतिक हो जाएगा
और वह इसकी आक्रामक शक्ति के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं था। उसे अपने ऊपर आने वाले किसी भी हमले से बचने या उसका सामना करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। उनकी भविष्यवाणी के अनुरूप रेत का कीड़ा सीधे उनके पैरों के नीचे फूट पड़ा और नीचे से एक क्लासिक घात में उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही चंद्रमा ने उन्नत मौलिक शरीर सक्रिय किया, उसके पैरों के चारों ओर बिजली कड़कने लगी, साथ ही उसकी चपलता और छलांग दूरी को अधिकतम करने के लिए उसके शरीर का वजन भारीपन कम हो गया। चंद्रमा ने प्रभावशाली गति के साथ उभरते खतरे से खुद को दूर कर लिया, यह देखते हुए कि विशाल प्राणी अपनी पूर्व स्थिति से आगे निकल गया और हवा में ऊंचा उठ गया। उसकी गति उसे रेत की सतह से काफी ऊपर ले गई। तुम मुझे मिल गए। अध्याय 286 क्रिम्सन बंजर भूमि में पहला एस रैंक जानवर। इससे पहले कि सैंड वर्म अपना आर्क पूरा कर सके और सुरक्षात्मक रेत में वापस गिर सके, चंद्रमा पहले से ही नए दृढ़ संकल्प के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। उसी समय उन्होंने अपने जल तत्व को हवा में उड़ने वाले प्राणी के नीचे जमीन की ओर प्रवाहित किया, जिससे लगभग 15 मीटर व्यास वाले क्षेत्र में सूखी लाल रंग की रेत को तुरंत मोटी चिपकी हुई मिट्टी में बदल दिया गया। आप अब और नहीं छिप सकते, मून ने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ घोषणा की। उसने जानबूझकर पानी की तकनीक को लागू करने से पहले जानवर के पूरी तरह से उभरने का इंतजार किया, उसके प्राथमिक भागने के मार्ग को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया और भविष्य में बिल खोदने के किसी भी प्रयास को और अधिक कठिन और समय लेने वाला बना दिया। अब फायदा उसका था। रेत का कीड़ा कीचड़ भरे जाल में बुरी तरह से उतरा। रेत के माध्यम से उसकी सामान्य तरल गति की जगह चिपचिपे इलाके के खिलाफ अजीब संघर्ष ने ले ली। चंद्रमा ने सैंड वर्म के समाधान का इंतजार नहीं किया, उसने तुरंत उस पर दबाव डाला और खुद को हवा के माध्यम से सीधे सैंड वर्म के विशाल झुलसते शरीर पर गिरा दिया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। जैसे एक फुर्तीला बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है, चंद्रमा कीड़े के सिर की ओर चढ़ने लगा। प्राणी ने तुरंत खतरे को भांप लिया और आश्चर्यजनक लचीलेपन के साथ अपने ऊपरी शरीर को चारों ओर घुमाया, जिससे उसका विचित्र मुंह सीधे चंद्रमा की ओर विनाशकारी काटने के हमले में आ गया। लेकिन चंद्रमा तैयार था। जैसे ही सैकड़ों सुई नुकीले दांतों से भरा भयानक मुंह उसकी ओर बढ़ा, चंद्रमा ने दोनों हाथों से आगे बढ़कर प्राणी के ऊपरी और निचले जबड़ों को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। उसकी पकड़ की ताकत ने उसे वास्तव में उसके पीछे जबरदस्त कुचलने वाली ताकत के बावजूद विशाल मुंह को खुला रखने की अनुमति दी। कई सेकंड के लिए चंद्रमा ने खुद को सीधे जानवर के अम्लीय गले में घूरते हुए पाया। उसकी भुजाएं अविश्वसनीय दबाव के खिलाफ तनावग्रस्त हो गईं क्योंकि सैंड वर्म ने अपने जबड़े को बंद करने की कोशिश की। दुर्गंध अत्यधिक थी, क्षय, गंधक और एसिड का मिश्रण, जिससे इतनी निकटता से उसकी आंखों में पानी आ गया। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि इस स्थिति को बनाए रखना विनाशकारी होगा। प्राणी का गला रासायनिक प्रतिक्रियाओं के निर्माण से चमकने लगा था क्योंकि वह अपने पाचन एसिड को सीधे उस पर फिर से जमा करने के लिए तैयार था। जहरीले एसिड के निर्माण को देखकर और केवल शुद्ध शारीरिक शक्ति के माध्यम से जानवर पर काबू पाने में अपनी असमर्थता को पहचानते हुए चंद्रमा ने स्थिति और बिगड़ने से पहले टकराव को समाप्त करने का फैसला किया। चंद्रमा के दोनों हाथों से चमकदार नीली बिजली की एक दांतेदार रेखा निकली, जो सीधे उसके मुंह और गले में प्रवाहकीय नमी के माध्यम से सैंड वर्म के शरीर में स्थानांतरित हो गई। बिजली ने प्राणी के तंत्र में संकेंद्रित एसिड के निर्माण के साथ हिंसक प्रतिक्रिया की। रासायनिक मिश्रण तुरंत उबलने लगता है, जिससे अम्लीय द्रव उबलने लगता है और तेजी से फैलने लगता है। दरार, सिस्कारिया। प्रतिक्रिया विस्फोटक थी। रेत के कीड़े के मुंह से भाप और वाष्पीकृत एसिड निकला। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। जानवर के मुंह से जहरीली बूंदों और कशों की अनगिनत बूंदें उस पर बरसने के बावजूद चंद्रमा ने अपनी बिजली की आपूर्ति जारी रखी। हालांकि मून की त्वचा पर चोटें थीं, सैंड वर्म अधिक भयानक चोटों से पीड़ित था। इसके आंतरिक अंगों को भयावह क्षति हुई क्योंकि इसके तंत्रिका तंत्र में करंट प्रवाहित हुआ और साथ ही यह अंदर से पक रहा था। विशाल जीव पूरी तरह से लंगड़ा होने से पहले कई सेकंड तक हिंसक रूप से ऐंठने लगा। बिजली की निरंतर भारी आपूर्ति से उसका जीवन समाप्त हो गया। आपने लेवल 25 एस रैंक सैंड वर्म को मार दिया है।
आपने 1300 जीवन प्राप्त किए हैं। चंद्रमा ने मृत प्राणी के जबड़ों पर अपनी पकड़ छोड़ी और पीछे हट गया। तीव्र परिश्रम से जोर से सांस ले रहा था, लेकिन संतुष्टि के साथ मुस्कुरा रहा था। एक और एस रैंक जानवर का सफाया हो गया, जिससे वह अपनी विकास आवश्यकताओं के काफी करीब आ गया। अपनी आंखों के सामने गतिहीन पड़े सैंड वर्म के विशाल शव को देखते हुए चंद्रमा को एहसास हुआ कि उसे अपने स्टोरेज रिंग के उपलब्ध स्थान में फिट करने के लिए सैंड वर्म को कई प्रबंधनीय भागों में काटने की आवश्यकता होगी। जानवर का सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात अंगूठी के लिए बहुत बड़ा था। हालांकि एक बार काटने के बाद यह इसमें अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। एक बार जब मूल्यवान जानवर ठीक से संसाधित और संग्रहित हो गया, तो मून ने मिराज पर चढ़ाई की और अधिक एस रैंक जानवरों को खोजने की उम्मीद में क्रिम्सन बंजर भूमि क्षेत्र में अपनी यात्रा जारी रखी। लाल रेगिस्तान सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैला हुआ है, अनगिनत अज्ञात क्षेत्रों के साथ विशाल और विशाल है, जो संभावित रूप से एस रैंक के खतरों को बरकरार रखता है। मून को विश्वास था कि इस लाभदायक क्षेत्र में अधिक एस रैंक नमूने खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लहरदार टीलों में कई घंटों की खोज के बाद चंद्रमा को अपना दूसरा लक्ष्य मिला, एक विशाल काला बिच्छू जिसके पास एक दुष्ट घुमावदार डंक था जो कड़ी धूप में स्टेनलेस स्टील की तरह चमकता था। ब्लैक स्कॉर्पियन को व्यापक रूप से क्रिम्सन वेस्टलैंड के सबसे घातक प्राणियों में से एक माना जाता था। जबकि वे पूरे रेगिस्तान में अपेक्षाकृत आम थे, चंद्रमा से पहले का नमूना स्पष्ट रूप से एक एस रैंक था, जो अपने छोटे चचेरे भाइयों की तुलना में काफी बड़ा और अधिक खतरनाक था। ये अर्चिंड अपने अविश्वसनीय रूप से कठिन चिटिनस तराजू के लिए कुख्यात थे, जो सबसे मजबूत हथियारों को भी विचलित कर सकते थे, और उनके रेजर नुकीले डंक जो उच्च गुणवत्ता वाले कवच को भी छेद सकते थे। इन अद्भुत गुणों के बावजूद उनके भौतिक गुण वे नहीं थे जो उन्हें जागृतिकर्ताओं के बीच वास्तव में भयभीत करते थे। यह उनका जहर था। एक बार डंक मारने के बाद न्यूरोटॉक्सिन सेकंड के भीतर पीड़ित के पूरे तंत्रिका तंत्र में फैल जाएगा। जहर ने तत्काल रक्त के थक्के जमने का कारण बना, परिसंचरण तंत्र को घातक थक्कों के नेटवर्क में बदल दिया और साथ ही शरीर को बंद कर दिया। मृत्यु आमतौर पर इंजेक्शन के 10 सेकंड के भीतर हो जाती है। किसी अनुभवी चिकित्सक की उपस्थिति या विशिष्ट मारक औषधियों तक पहुंच के बिना अधिकांश जागृति टीमों द्वारा ब्लैक स्कॉर्पियंस को उलझाना आत्मघाती माना जाता था। जैसे ही वह निकट आया, काला बिच्छू चंद्रमा की ओर मुड़ गया। उसकी आंख के गर्तिका में 2 लाल गोले उसके दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे थे। अचानक एक चमकदार नीली चमक उसकी दृष्टि से गुजरी। इससे पहले कि जो कुछ घटित हुआ था वह उस पर कार्रवाई कर पाता, वह पहले ही मर चुका था। चंद्रमा की बिजली रायजू गिरी थी। बिजली का भेड़िया अपने शक्तिशाली बचाव के बावजूद बिच्छू को इतने वोल्टेज से मार रहा था कि वह तुरंत मर गया। आपने लेवल 25 एस रैंक ब्लैक स्कॉर्पियन को मार डाला है। आपने 1250 जीवन प्राप्त किए हैं। इस नमूने की बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, मून ने मूल्यवान शव का प्रसंस्करण शुरू करते समय संतुष्टि के साथ कहा। जहर की थैलियों, कोर और उन प्राचीन तराजू के बीच मेरा अनुमान है कि यह लगभग $6 मिलियन में बिक सकता है।